यूपीएससी हिंदी वाले चैनल पर आप सभी स्वागत है। इकोनॉमी क्लास 15 वित्तीय बिहार को इसमें हम पढ़ने वाले हैं। बिना समय गवाए हुए इसको आगे लेके चलते हैं। इसके बाद हमारी एक आध क्लास और बची होगी या हम उसको कीवर्ड क्लासेस के थ्रू ही पढ़ेंगे। तो 3 या 4 कीवर्ड क्लासेस के थ्रू हम जो सभी टॉपिक्स या जो सभी माइक्रो टॉपिक हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो 3 या 4 क्लास में आपका ये खत्म हो जाएगा। उसमें हम आपका आर्थिक सर्वेक्षण और आपका इस साल का बजट, ठीक है, उसको भी इंक्लूड कर देंगे। तो ये हमारा खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा बीच में दोबारा से एक ये वाला महीना जो फरवरी ये वाला निकला, ये बहुत ही बिजी शेड्यूल था, ठीक है, उससे लगातार क्लास आ नहीं पाएंगे। कोशिश करूँगा कि लगातार आज कल परसों नरसों लगातार क्लासेस आ जाएं, जिससे 5 मार्च से पहले, सर वादा नहीं कर रहा हूँ, वादा टूट जाता है, प्रॉमिस भी नहीं कर रहा हूँ, प्रॉमिस टूट जाता है। 5 मार्च से पहले कोशिश करूँगा इसको कंप्लीट करने की, ठीक है, पूरी कोशिश ही है इस बार तो, ठीक है। कुछ क्लासेस रिकॉर्डेड कर लूँगा आज ही में। आगे चलते हैं, ठीक है, इसको बिना समय गवाए हुए। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दिया था कि अल्पकालिक निवेश होता है, उसमें और चीज़ें देखने को क्या है वो भी हम समझते हैं। सबसे पहले 2 चीज़ें थी, एक थी एफडीआई, एक था एफपीआई। एफडीआई का सीधे से मतलब होता है 10% से ज़्यादा, यानी कि शेयर मार्केट में भी है तो उसको भी हम एफडीआई बोलेंगे। एफपीआई के इसको बोलेंगे 10% से कम होगा। ये किस बता अरविंद मायाराम समिति ने, ठीक है। अब एफडीआई मैक्सिमम या सामान्यतः जनरलाइज करें हम इसको, तो ये किसमें होता है, इंफ्रा में, यानी फिजिकल इंफ्रा में होता है, यानी जो भौतिक इंफ्रा अवसंरचना में, जैसे कोई कंपनी ओपन हो रही है, कोई मशीनरी आ रही है, तो इसमें एफडीआई होता है और ये एफपीआई होता है, ठीक है। तो ये शेयर बाजार में निवेश किसमें होता है, एफपीआई में मुख्यतः। जहां निवेशक एक से अधिक कंपनी के शेयर में निवेश करता है वह पोर्टफोलियो का निर्माण करता है। मायराम के अनुसार क्या था, भाग की सूची 10% से कम का होगा तो एफबीआई माना जाएगा। एफपीआई का नियामक कौन होता है, सेबी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बहुत सारी चीजें हमको बहुत कभी कभी क्या लगती हैं, पढ़ते समय हम बहुत ईजी लगती है ये चीजें कि सिंपल ही तो है, सेबी होता है, चलो, लेकिन रियल एग्जाम में आता है ना कि उसमें सेबी लिखा होगा स्टेटमेंट में, या आरबीआई लिख दिया होगा उसकी जगह, तो हम जल्दी में पढ़ते समय उसको गलत करके आ जाते हैं, ठीक है। तो माइक्रो मिस्टेक से हमेशा बचना, और ये चीज हमें समझ रहे यूपीएससी प्रीलिम्स में। ये देखो जो मैं चीज आपको बताता हूँ ना ये क्लासेस के बीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये अगर मैं आपसे अलग से स्ट्रेटजी वीडियो बनाऊंगा ना तो बहुत सारी चीजें छूट जाती है, लेकिन क्लासेस को पढ़ाते वक्त बहुत सारी चीजें माइंड में आती है, तो मैं आपको बता देता हूँ क्यों, वो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे जो पर्सन या जो स्टूडेंट माइक्रो मिस्टेक्स कर रहा है, मैक्सिमम चांसेस है कि 99.99 चांसेस हैं कि वो फेल कर जाएगा। लेकिन हमें ये नहीं सोचना है, हमें काम करना अपनी गलतियों पर। गलती नहीं होनी चाहिए, हम 100% पास होंगे ही। अगर देखो आपने अगर इतनी मेहनत की है, अगर फर्स्ट क्लास से आप इसको देख रहे हो, इसको इकोनॉमी क्लासेस को यहाँ तक 15वीं क्लास तक, तो मैं मानता हूँ कि आप सभी सीरियस स्टूडेंट होंगे, 100% है। और सीरियस स्टूडेंट का नहीं होगा तो किसका होगा। और हमारा सिलेक्शन इस साल होने वाला है, बस गलतियों से बच के रहना। कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, भले वो हमारे मेंटरशिप के स्टूडेंट हो आप में से कोई भी, या मेंटरशिप से बाहर के स्टूडेंट हो कोई भी, वो मुझको पर्सनल मैसेज कर सकती है UHW ऑफिशियल पे आके, ठीक है। जाके यह चैनल में कमेंट सेक्शन में कर देना, चैट ग्रुप में किसी भी थ्रू आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं किसी भी चीज को रिलेटेड। अब एफपीआई निवेश 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, एक होता है एफआईआई होता है, एक होता है क्यूएफआई। अब बेसिकली ये पहले अलग अलग था, यानी पहले इसको क्यूएफआई ऐसे एफपीआई नाम अभी पढ़ा है, पहले इसको एफआईआई बोलते थे, इसको क्यूएफआई बोलते थे। अब दोनों में डिफरेंस क्या है और ये एफपीआई बन कैसे गया। क्यूएफआई का मतलब है कि एक पर्सन या एक पर्सन का समूह, यानी यह छोटी कंपनी अगर निवेश करेगी तो उसको क्या बोलेंगे, क्यूएफआई, क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स, ठीक है। कंपनी के रूप में, यानी कोई बड़ी कंपनी निवेश कर रही है हमारे शेयर मार्केट में, तो उसको क्या बोलेंगे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, हमारे इंडिया ने क्या किया कुछ साल पहले, इन दोनों को मिक्स करके एक ही नाम रख दिया इसका, एफपीआई। यानी अब इसका वर्गीकरण अलग अलग नहीं है, लेकिन आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि क्यूएफआई और एफआईआई में अंतर होता क्या है। और एफपीआई का शेयर बाजार पर प्रभाव क्या होता है, निवेश अल्पकालिक होता है, शीघ्र पलायन की प्रवृत्ति होती है। ये सिंपल स्टेटमेंट डायरेक्ट एग्जाम में आ सकता है, सिंपल तो ऐसे ही लिख के
कि फर्स्ट स्टेटमेंट आएगा, फर्स्ट ये कि एफपीआई का निवेश अल्पकालिक होता है, यहाँ पे वो दीर्घकालिक लिख सकता है, इसमें सी की प्लान की दीर्घ पलायन लिख सकता है। तो स्टेटमेंट गलत करने की वो कोशिश करेगा तो वो ऐसे कर सकता है कि प्रवृत्ति होती है बिल्कुल अल्पकालिक, यानी 1 साल से कम के लिए, ठीक है, या सी की प्लान की प्रवृत्ति होती है। इसलिए एफपीआई के निवेश को उष्ण मुद्रा निवेश कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, मनी के टॉपिक में हमको इसको पढ़ना था कि मनी के टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो हॉट मनी बोलते हैं इसको, हॉट मनी यानी तेजी से भर जाती है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एफपीआई के निवेश को उष्ण मुद्रा कहते हैं। मैं आपको कीवर्ड्स की क्लास में ये पढ़ाऊंगा, कीवर्ड्स की क्लास में पढ़ाऊंगा कि कितनी प्रकार की मनी होती है, हॉट मनी, कोल्ड मनी और बहुत सारी मनी होती है, ठीक है। उनको हम किस किस तरह से वर्गीकृत करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उष्ण मुद्रा निवेश कहते हैं, हॉट मनी इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और जिस दिन आप कीवर्ड के क्लासेस ले लोगे, यानी कल आप क्लासेस ले लोगे, तो आपको क्लियर हो जाएंगी ये चीज़ें। अब एफपीआई का अंतर्प्रवाह वर्सेस आउटफ्लो, आपने में से बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया था लास्ट क्लास में। अब अंतर्प्रवाह, निवेश बढ़ता है, मांग बढ़ती है। अगर मार्केट में पैसा आएगा, तरलता बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी, शेयर बाजार में उछाल आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि अगर शेयर बिच रहे हैं, मतलब हम बेच पा रहे हैं उनको, जस्ट अ सेकंड, हाँ, अगर उसको हम बेच पा रहे हैं या वो बिक रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो शेयर मार्केट अपने आप ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। इसको बोलते हैं क्या, उछाल, ठीक है। बहिर्प्रवाह यानी अगर एफपीआई को वापस ले रहे हैं इन्वेस्टर्स, तो शेयरों की बिकवाली होगी, यानी शेयर बिकेंगे, शेयर बाजार में गिरावट होगी, डॉलर महंगा होगा, रुपए का मूल्य ह्रास होगा। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम किसमें पढ़ेंगे, फाइनेंशियल मार्केट में, जो आज हमारा टॉपिक है। इसको थोड़ा कंप्लीट कर लूँ क्योंकि लास्ट का ये थोड़ा सा बचा हुआ था। अब पी नोट्स होता क्या है, ठीक है। पी नोट्स का ये पूछा गया क्या है, अपना यूपीएससी फिल्म से पूछा गया, वो है ये कॉन्सेप्ट, यूपीएससी फिल्म से पूछा गया है। पी नोट्स को अगर मैं सिंपल सा बताऊं, वो होता क्या है, जैसे कि देखो एफआईआई एक कंपनी, पंजीकृत कंपनी होती है, किसके पास, सेबी के पास। क्योंकि देखो हर कोई मुंह उठा के आ जाओ, बोल दे कि मुझे क्या करना है, मुझे इन्वेस्ट करना है, यानी निवेश करना है आपकी कंपनी में, तो हर किसी को नहीं बोल सकते ना। अब आप बोलेगे सर क्यों नहीं बोल सकते, वो तो पैसा दे रहा है ना हमको, फिर तो हम उसको बोलना चाहिए कि तुम तो पैसा दे दो, कोई बात नहीं। इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि वो मेरी कंपनी को बर्बाद भी कर सकता है। कैसे बर्बाद कर सकता है, जैसे उसने मुझे 10,000 रुपये दे, मेरी 1 लाख रुपए की कंपनी है, ये मैं थोड़ा सा यूनिट हमेशा छोटी लेता हूँ समझाने के लिए। उसने मुझे 50,000 रुपये दे दिए या 40,000 रुपये दे दिए, या देखो एफपीआई है 10% से कम को लेके चलते हैं, जैसे क्या, हाँ 10% से यानी 9% लेके चलते हैं, ठीक है। 9,000 रुपये दे दिए, उसने बोली ये लो रुपए और मुझे शेयर इस एफपीआई में इसमें इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। इस 9,000 को मैंने उसमें क्या इन्वेस्ट कर दिया, अपनी कंपनी में नई मशीनें ले आया। अब इसने बोला कि मुझे 9,000 मुझे मेरे वापस चाहिए। अब मेरे पास रुपए नहीं है, अब मुझे किसी चीज़ को बेचने के बाद ये चीज़ प्राप्त होगी 9,000 रुपये, तब मैं इसके वापस कर पाऊंगा, यानी मेरा घाटा हो जाएगा ना, मुझे अभी यहाँ पे लाभ हुआ ही नहीं था, मैंने इसके पैसे इन्वेस्ट में लगा दिए, मुझ पर पैसे नहीं थे, तो मुझे लोन लेना पड़ेगा, और लोन लेना पड़ेगा तो हो सकता है उस लोन का इंटरेस्ट मुझ पर एक्स्ट्रा ही पड़ गया, मुझे ज़रूरत ही नहीं थी उस लोन की, लेकिन मैंने लोन ले भी लिया, इंटरेस्ट भी दे दिया, और वो पैसे मेरे काम के आए ही नहीं, क्योंकि इन्वेस्ट तो उसने वापस ले लिया। इसीलिए हमेशा लिस्टेड कंपनियों को ही क्या अनुमति होती है, क्या निवेश करने की भारत के शेयर बाजार में। लिस्टेड किसके पास होती है, सेबी के पास। अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि पी नोट्स होता क्या है। ये कंपनी है, वो जैसे पंजीकृत एफआईआई, ये है पूरी कंपनी जो निवेश करेगी हमारे शेयर बाजार में। अब कोई विदेशी निवेशक यानी एक सिंगल पर्सन या कंपनी, अगर उसको निवेश करना है और वो खुद लिस्ट नहीं है इस मार्केट में लिस्ट नहीं है, तो वो इन्वेस्ट करना चाहती है, तो कैसे करेगी, वो सिंपल से जाएगी इसके पास, तो बोलेगी मुझे निवेश करना है इसमें, मेरी हेल्प करो। तो वो क्या बोलेगा कि मैं तुमको नोट्स देता हूँ, या नोट्स यानी सिंपल डॉक्यूमेंट, कि अगर मैं इसमें 50 रुपये क्या कर रहा हूँ, इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो 50 रुपये के क्या कर सकता है, ये कंपनी क्या कर सकती है, 50 रुपये में 40 रुपये खुद के लगा रही है, यानी 40 रुपये खुद के इन्वेस्ट कर रही है, 10 रुपये के 10 पी नोट्स जारी कर रही है, जैसे बॉन्ड होते हैं, शेयर होते हैं, बॉन्ड होते हैं, उसी तरह कि 10 कागज होंगे ऐसे करके, ये 3 हो गए, ये 4 हो गए, ये 5 हो गए, ये 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 कागज हैं। एक पर्सन आएगा, इस 1 रुपये दे देगा, इस डॉक्यूमेंट को ले लेगा।
अब इसमें उसको लाभ होता है तो उसी बेसिस पर इसको फायदा मिलता है। जैसे इसने 50 रुपये लगाए, इसको मिले 100 रुपये, यानी 2x रिटर्न मिला। तो 1 रुपये का इसको कितना मिलना चाहिए, 2 रुपीस या 2 रुपये इसको मिलना चाहिए। ठीक है, तो जितना परसेंट इसको फायदा होगा उतना परसेंट इसको फायदा होगा। अगर उसको घाटा हुआ तो उसी परसेंटेज बेसिस पर इसको घाटा होगा। यानी पी नोट्स क्या होते हैं, FII जो कंपनीज हैं, लिस्टेड कंपनीज हैं, वो पी नोट्स जारी करती हैं और उसके थ्रू बिना लिस्ट हुई कंपनी से भी में बिना लिस्ट हुए कंपनी या इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकते हैं हमारे शेयर मार्केट में। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ऑफशोर डेरिवेटिव प्रतिभूति भी कहा जाता है। पी नोट्स को केवल पंजीकृत FII ही जारी कर सकता है, यानी ये तो पंजीकृत ही है ना। पी नोट्स के माध्यम से कोई विदेशी निवेशक बिना सेबी में पंजीकृत हुए भारतीय शेयर बाजार में निवेश कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। और हो सकता है आपसे स्टेटमेंट में ये भी पूछ लिया जाए। ठीक है, अगर आपको नॉलेज ही ना होती पी नोट्स के बारे में तो आप इसको कैसे सॉल्व करते। सेबी ने पी नोट्स में KYC को अनिवार्य कर दिया है। क्यों किया है, होता क्या था, कभी कभी पंजीकृत FII 50 रुपये में सिर्फ खुद के 10 रुपये लगा रही है, बाकी के 40 पी नोट्स उसने क्या कर दिया, पी नोट्स बना दिए उसके। उससे हुआ क्या, अब ये असंतुलित हो गई। असंतुलित कैसे कि 40 लोग कभी भी पैसे निकाल सकते हैं इसमें से। तो इसका एक बड़ा जो मार्केट था, मार्केट जो कैपिटल था, वो बाद में चला जाएगा। तो ये दिक्कत है। तो उसने KYC ऑन कर दी, इसने सेबी ने, कि पी नोट्स अगर आप करोगे तो उसकी KYC होनी चाहिए, एक रजिस्टर्ड एक अच्छी कंपनी होनी चाहिए पी नोट्स खरीदने वाले भी, और एक अच्छी इन्वेस्टर होना चाहिए जिसकी हिस्ट्री देखी जाएगी। क्या देखी जाएगी, हिस्ट्री देखी जाएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ADR और GDR क्या होता है, QFI क्या होता है, अमेरिकी निक्षेपागार रसीद, इसको यही बोलते हैं हिंदी में, इसलिए आप ADR याद रखना और GDR याद रखना। सिंपल सा इस बॉक्स के थ्रू हम समझते हैं। ADR क्या होता है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या होती है, अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में बिक्री के लिए, जैसे कि हाँ ठीक है, जैसे कि हमारी जो कंपनियां हैं, कंपनी जैसे कि क्या, रिलायंस अपने जो शेयर हैं, क्या हैं, अपने जो शेयर हैं वो बेचना चाहती है, कहाँ, अमेरिका में। तो जब वो अमेरिका के स्टॉक मार्केट में उसको लिस्ट करेगी, बोलेगी कि यहाँ ये रहे मेरे शेयर, इसको आप खरीद सकते हो, यानी अमेरिका की जो मार्केट में जाएगी, तो उस शेयर का नाम ही हुआ क्या, ADR। ठीक है, अमेरिकन डिपॉजिटरी सिस्टम, सॉरी रिसिप्ट, अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में बिक्री के लिए। अमेरिका को छोड़कर अन्य देशों में, चाहे वो सिंगापुर हो या पूरी यूरोपीय कंट्रीज हो या अफ्रीका में कहीं हम इसको बेच रहे हैं, तो उसको बोलेंगे ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, यानी जिसको हम यहाँ पर अपने यहाँ शेयर बोल रहे हैं, वो बाहर जाके क्या बन जाता है, ADR अमेरिका में, और GDR यानी अमेरिका को छोड़कर किसी भी देश में। IDR क्या होता है, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, कोई विदेशी कंपनी हमारे यहाँ से अब खुद के शेयर हमारे देश में बेचना चाहती है। ठीक है, अपने हमारे देश में बेचना चाहती है। ठीक है, अपने देश में, हमारे देश में बेचना चाहती है, तो जब वो हमारे यहाँ लिस्ट करेगी तो उसका नाम होगा इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ गया, सिर्फ नाम का डिफरेंस है, चीज वही होती है। ये नाम क्यों रखे जाते हैं, जिससे क्या क्लियरली पता हो और चीज का जो डिवीजन हमने किया हुआ है, उसको वर्गीकृत किया गया है, वो वर्गीकरण तरीके से काम करे। ठीक है, लिस्ट अलग देखे कि कौन अमेरिका का स्टॉक है, कौन भारत का है, कौन सिंगापुर का है, कौन और कौन चाइना या चीन का है। ठीक है, ये चीज हम समझ गए। और रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता क्या होती है, फुल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपीज या रुपी। देखो, किसी रुपए को हमको एक्सचेंज करना है, जैसे कि अगर मान लीजिए मुझे दुबई जाना है, मैं दुबई जाऊंगा, वहाँ के एयरपोर्ट पर मेरी करेंसी चेंज कर दी जाएगी, अगर मैं थोड़ी बहुत मेरे पास करेंसी रखी होगी, या मैं उसको पेमेंट करके कार्ड के थ्रू या ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू, तो मुझे वो क्या देते हैं, अपनी वहाँ की करेंसी देते हैं। ठीक है, या मैं अमेरिका गया या मैं कहीं पे भी गया, यूरोप गया तो यूरो मिल जाएगा मुझे। ठीक है, अमेरिका गया तो मुझे डॉलर मिल जाएगा। इसी तरह का मैं किसी भी कंट्री जाऊँगा, वहाँ पर मुझे उसकी करेंसी मिल जाती है। ये तो हुई किसी ट्रेवलर या किसी यात्री की बात। लेकिन जब कोई कंपनी या एक कंपनी किसी देश के अंदर शेयर खरीदती है,
शेयर का सीधा सा मतलब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ एफडीआई या एफपीआई। तो लाती जो वो साथ में जो लाती है या जो देती है वो क्या है, वो पैसे ही हैं, पैसे ही हैं। वो पैसे दूसरी करेंसी में है, अब उस करेंसी को हमको अपनी करेंसी में बदलना है, तो उसको क्या बोलेंगे, कन्वर्टिबिलिटी। अब कन्वर्टिबिलिटी का सीधा मतलब क्या है, ऐसा तो नहीं है कि हर करेंसी बराबर हो, $1 बराबर ₹1 हो, नहीं है। $1 बराबर इस टाइम पे 90 रुपये चल रहा है, यानी कोई कंपनी अगर $1000 का इन्वेस्ट कर रही है तो वो हमारे यहाँ इन्वेस्ट कितने का होगा, 90,000 रुपये का होगा। ठीक है, यहाँ तो क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। अब इसको आसान भाषा में समझो, तो इसको वापस ले जाना, यानी रुपए से डॉलर में, डॉलर में, डॉलर में, और डॉलर से रुपए में, इसको चेंज करने को क्या बोलते हैं, कन्वर्टिबिलिटी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसलिए हम इसको हम समझते हैं आसान भाषा में। मैंने आपको 2 टाइप्स के खाते बताए, एक पूंजी खाता, एक चालू खाता। ये तो आपको पता होना चाहिए ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट में पढ़ाया हुआ है मैंने आपको। पूंजी खाता, पूंजी खाते में ये आते हैं आपके क्या, एफडीआई, एफपीआई वगैरह। इसमें अदृश्य था, अदृश्य था, दृश्य था। इस दृश्य में क्या था, व्यापार था, व्यापार किसका, वस्तुओं का। अदृश्य में क्या था, वस्तुएं थी, एक पक्षीय हस्तांतरण थे, और सारी चीजें थी। मैंने क्या बोला था, इसको याद कर लेना अच्छे से। अब क्या यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, और ये पूछा गया क्वेश्चन है यूपीएससी प्रीलिम्स का, एसएस तारापुर समिति पूछी गई है, और ये भी पूछी गया है कि फुल कन्वर्टिबिलिटी और फी क्या है, कि इसकी अभी जो क्या है, क्या बोलूँ इसको, अभी इसकी वर्ड याद नहीं आ रहा मुझको, सॉरी। चलो आगे चलते हैं, मैं इसको बता दूंगा आपको। हाँ, स्थिति, सोचो, इतना सिंपल वर्ड याद नहीं आ रहा था मुझे, स्थिति। अभी इसकी स्थिति क्या है, अवस्थिति क्या है, अवस्थिति क्या है इसकी। तो क्या है, पूंजी खाता परिवर्तनीयता के लिए एस तारापुर समिति का गठन किया गया। लेकिन इससे पहले 1994 में क्या कर दिया था हमने, चालू खाता जो था, हमारे पास 3 खाते थे ना, एक चालू खाता, एक पूंजी खाता, और एक आधिकारिक रिजर्व। जो मैंने बोला था आपसे अलग लिख लेना, आधिकारिक रिजर्व। तो चालू खाता था वो तो हमने फ्री कर दिया पूरा, कि 100% आप कभी भी आओ, नाइट में आओ, डे में आओ, कितने बजे भी आओ, आप हमेशा 100 रुपये के कभी भी, कितने भी रुपए का, कितने भी रुपए हो सकते हैं, आप हमेशा एक्सचेंज कर सकते हो। ये क्यों किया, ये इसलिए किया क्योंकि इसमें क्या आता था, हमारा व्यापार आता था, चाहे वो वस्तु का हो, चाहे वो सेवा का हो। अब अगर ऐसा होता, अगर इसका आंशिक हो पाता, यानी इसकी कन्वर्टिबिलिटी थी वो 100% नहीं होती, तो अगर मैं काम करता हूं किसी आईटी कंपनी में, अमेरिका, ये अमेरिका ऐसे अमेरिका है, ये हमारा इंडिया, ये इंडिया, ठीक है। अगर क्या कर रहा है, मैं यहाँ पे काम करता हूं, तो ये अगर मुझको पेमेंट भेजेगी तो हो नहीं पाता ना, फिर 100% रुपये मेरे पास आ ही नहीं पाता, अगर कन्वर्टिबिलिटी अगर 100% नहीं होती तो, ठीक है, टाइम लगता। लेकिन मुझे हल्के हल चाहिए पैसे, तो सैलरी वगैरह, इन चीज़ों को आसान बनाने के लिए क्या कर दिया, 1994 में चालू खाते को क्या वो कर दिया गया, पूर्ण परिवर्तनीय बना दिया गया। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है पूंजी खाता परिवर्तनीयता के लिए एस तारापुर समिति का गठन किया गया। एक समिति की स्थापना की गई, उससे पूछा गया कि आप एक रिसर्च करो, अच्छे से बैठ के डिस्कशन करो, अच्छे से बैठ कर लो, टाइम पे टाइम, जैसे संविधान सभा हुई थी। समिति की गई 1996 में, पूंजी खाता को आंशिक परिवर्तनीय बना दिया गया, आंशिक बनाया गया, याद रखना, आंशिक, कुछ परसेंट बेस पर। ठीक है, 1996 में क्या कर दिया गया, पूरा नहीं किया, आंशिक स्तर पर कर दिया गया। अब आगे चलते हैं, यह है पूरी टाइमलाइन किसकी, चालू खाते पर पूर्ण परिवर्तनीयता कर दी गई, तारापुर समिति बनाई गई यहाँ पे। और इसने क्या किया, इसने पूंजी खाते को आंशिक रूप से बना दिया गया। फिर एक और एसएस तारापुर समिति सेकंड बनाई गई, कब, 2006 में। इसने भी क्या बोला, चरणबद्ध रूप से पूर्ण परिवर्तनीयता की सिफारिश इसने की। ठीक है, कि आप पूर्ण परिवर्तनीयता कर सकते हो किसमें भी, पूंजी खाते में भी, लेकिन चरणबद्ध तरीके से। आपको एक स्टेप्स अपनाने पड़ेंगे कुछ, वो स्टेप्स क्या थे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। प्रेजेंट टाइम में हमारी जो कंडीशन है, स्थिति है, जो अवस्थिति है, वो क्या है, वो है चालू खाता पूर्ण परिवर्तनीय है, पूंजी खाता आज भी, यानी 2006 से आज 20 साल बाद भी क्या है,
आंशिक या पार्शियल ही कन्वर्टिबिलिटी रखता है, या आंशिक परिवर्तनीयता रखता है। अब इसको देखते हैं, तारापुर समिति एवं वर्तमान स्थिति क्या है। 2006 में किया गया। इसने क्या बोला था कि हमारा लक्ष्य है कि हम 2012 तक इसको पूर्ण परिवर्तनीय या फुल कन्वर्टेबल बना दें। इसको पूंजी खाते को पूर्ण परिवर्तनीय बनाने का सुझाव दिया। इसकी शर्तें थी जो इसने बोला था कि स्टेप्स अपनाओ, कि एक चरणबद्ध तरीके से अपनाओ। फॉरेक्स में वृद्धि करो। फॉरेक्स यानी विदेशी मुद्रा रिजर्व में, यानी हमारे पास इतना हो पैसा बहुत ज्यादा। एनपीए को 5% से कम करना। अब एनपीए क्या होता है? एनपीए एक अलग टॉपिक है, उसको हम कीवर्ड्स में पढ़ेंगे। लेकिन एनपीए को अगर मैं सिंपल सा समझना, जैसे मैंने बैंक से लोन ले लिया, कितना, 1 लाख रुपए का। मैंने उसकी सिर्फ 2 किस्त भरी जो सबमिट की हैं, या उसमें मैंने ईएमआई उसकी किस्त भरी है। उसको कितनी भरी है? सिर्फ 20,000 रुपये। बाकी की 80 रुपये मैंने नहीं भरे, यानी मेरी किस्त अगली रोक दी गई मेरे द्वारा। तो जो 80,000 रुपये होंगे, इसी को बोलेंगे हम एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, तो एनपीओ कितना करना था? पूरे इंडिया में, भारत के स्तर पर 5% से कम करना था। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट क्या था? राजकोषीय घाटे को हमको कम करना है। यही चीज मैंने आपको एफआरबीएम एक्ट में पढ़ाया था, इसी तरह का, कि आपको क्या करना है? घाटे कम करने हैं, राजस्व घाटा कम करना है, राजकोषीय घाटा कम करना है। तो एफआरबीएम एक्ट खिंचता चला गया आगे, और 2026 से भी आगे निकल गया। ठीक है, उसी तरह ये कन्वर्टिबिलिटी रुपीज ये भी आगे बढ़ता गया। अब वित्तीय बाजार जो मैंने आपको पढ़ा, यहाँ से स्टार्ट करना हमको, यहाँ से तो वो उसको पढ़ते हैं। ये है क्या? फाइनेंशियल मार्केट आखिर है क्या? ये कुछ नहीं है, जैसे कि हमारा सिंपल सा मार्केट होता है। मार्केट क्या होता है? जहाँ पर बहुत सारी दुकानें होती हैं, जनरल स्टोर होती है, बार्बर शॉप होती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ खिलौनों की दुकान होती है, कुछ होटल्स होते हैं, किसी कपड़ों की दुकान होती है, बर्तन की दुकान होती है। ये हमारा मार्केट होता है सिंपल। हम क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारे पास मांग होती है। ठीक है, हम डिमांड रखते हैं, क्योंकि हमारे घर में जरूरत है किसकी? बर्तन की। तो हम बर्तन लेने जाएंगे मार्केट में। ये दुकान क्यों लगाए हुए हैं? इनके पास आपूर्ति है, तो ये बेचते हैं। इस तरह से हम लेन देन करते हैं। उससे क्या चलता है? मांग और आपूर्ति का खेल चलता रहता है। यानी जिसके पास कमी होगी वो इससे ले लेगा, और जिसके पास ज्यादा होगा वो इसको दे देगा। किसके लिए देगा? आधिक्य वाला, जिससे इसको फ्यूचर में इंटरेस्ट मिले या लाभ मिले, या भविष्य में इसको लाभ की अपेक्षा होती है। इसीलिए अब वित्तीय बाजार 2 टाइप्स के होते हैं। बहुत इंपोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट, मतलब मैं तो बोलूंगा 10 स्टार लगा लो इस पे। बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है भाई। ये क्वेश्चन आते ही हैं, आ ही रहे हैं, और लास्ट 10 साल से देख रहा हूं मैं, 2 या 3 क्वेश्चन तो इससे आना ही है हर साल। और आप जाके देख लेना, अगर बॉन्ड से क्वेश्चन आ रहा है ना, तो समझ लो इसी मार्केट से आया है। अगर शेयर मार्केट से आ रहा है तब भी इसी से आ रहा है। पूंजी बाजार तो डायरेक्ट पूछा गया 2023 में और 24 में तो, और मुद्रा बाजार भी, और कई बार पूछा गया 10 साल में। अब 2 प्रकार के मार्केट होते हैं, एक होता है मुद्रा बाजार, एक होता है पूंजी बाजार। सिर्फ नाम अलग अलग कर दिए गए और थोड़े से फंक्शन अलग कर दिए गए। क्यों कर दिए गए? क्योंकि अल्पकाल के लिए, यानी किसी को 1 साल से कम के लिए पैसे चाहिए, तो वो किसका यूज करेगा? वो यूज करेगा मुद्रा बाजार का, यानी मनी मार्केट के अंडर वो चीजें अपनी संभालेगा। इसका विनियमन यानी रेगुलेशन कौन करता है? वो करता है आरबीआई। इसकी प्रतिभूतियां कैसे? जैसे रेपो रेट से पैसे मिलते थे, क्या करती थी बैंक अपने जो सिक्योरिटीज हैं, जी सैक हैं, उनको क्या कर रखती थी? आरबीआई के पास रखती थी, और उससे पैसे लेती थी एक निश्चित किस पर? ब्याज पर। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट इसका उल्टा था। तो वही इसी तरह का क्या होता है मुद्रा बाजार। तो सिर्फ क्या बैंकों को पैसे की जरूरत पड़ती है? नहीं, निजी कंपनी, या मैं बोलूं प्राइवेट कंपनी को भी जरूरत पड़ेगी ना। अगर उनको 1 साल से कम के लिए पैसा चाहिए, क्या चाहिए? पैसा चाहिए, तो किसका यूज करेंगी वो? इसके अंडर जो प्रतिभूतियां आती हैं, जैसे ट्रेजरी बिल, रेपो, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, टर्म मनी, शॉर्ट मनी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मनी मार्केट।
अब ठीक है, अब उसको 1 साल से ज़्यादा के लिए चाहिए तो वो किसका यूज़ करेगा? तो वो यूज़ करेगा पूंजी बाजार। दीर्घकाल के लिए 1 वर्ष से अधिक के लिए धन का लेन-देन। इसका रेगुलेशन कौन करता है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, सेबी। इसका आरबीआई करता है, इसका सेबी करता है। इसमें क्या होता है? इसमें शेयर होते हैं, बॉन्ड होते हैं, म्यूचुअल फंड होते हैं, ईटीएफ होती है, यानी लॉन्ग टर्म के लिए, यानी दीर्घ अवधि के लिए। अब मुद्रा बाजार की जो प्रतिभूतियां थी, जो हमने अभी देखा, वो है क्या बेसिकली, उनको समझ लेते हैं थोड़ा बहुत। अब ट्रेजरी बिल्स क्या है? ये जब किसको जरूरत पड़ती है पैसे की? सरकार को। ठीक है, हमारे मोदी जी को जरूरत पड़ गई ना पैसे की, तो क्या करते हैं? वो ट्रेजरी बिल्स जारी करते हैं। और देखो, जब भी किसी बॉन्ड वगैरह किसी की भी बात हो ना, तो सिंपल सा एक कागज देख लिया करो। एक कागज मिलता है जिसमें वादे करते हैं वो, कि मैं इतने दिनों बाद, उस पर डेट लगी रहती है कि 01 जनवरी 01/01/2027 में मैं इसको वापस ले लूंगा या इतने रुपए आपको दे दूंगा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ट्रेजरी बिल्स होते हैं। कौन जारी करता है? केंद्र सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, लेकिन इसके बिहाफ पर कौन करता है? आरबीआई। ठीक है, क्योंकि केंद्र सरकार खुद थोड़ी है, मोदी जी खुद थोड़ी आएंगे मार्केट में उतरने, तो इसको बोलेंगे आरबीआई को। कि कितने दिन का होता है? ये 91 डेज का होता है, 182 डेज का होता है, और 364 डेज का होता है। यानी एवरेज लेके चलें तो किसका? 3 महीने, 6 महीने, और आपका कितना? लगभग 1 साल, यानी एक दिन कम, एक दिन कम। ये क्या होती है? थर्ड क्या है? शून्य कूपन प्रतिभूति भी कहा जाता है। अब देखो, इसको बेसिक समझते हैं। सिंपल सा, जैसे मैंने आपको बोला था कि सरकार को पैसे जरूरत पड़ती है तो वो क्या बिल जारी कर देती है, जैसे बॉन्ड वगैरह मैंने पढ़ाया था आपको, बहुत बार समझा दिया मैंने, कि वो मार्केट से बोलेगी कि तुम मुझको पैसे दे दो, ये ले लो, 1 साल बाद दे लेना, इस पर 5% का ब्याज ले लेना मुझसे, ये होता है। लेकिन याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट इसमें कॉन्सेप्ट हैं, इनको थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, कन्फ्यूजन हो सकता है बार बार, इसलिए रिविजन थोड़ा अच्छे तरीके से करना। ट्रेजरी बिल्स शून्य कूपन प्रतिभूति भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीरो कूपन सिक्योरिटीज भी बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं? उसका एक विशेष कारण है, क्योंकि इस पर कोई भी ब्याज नहीं दिया जाता। अरे भाई, ये क्या बात हुई? फिर जनता आपसे पैसा या आपसे ये ट्रेजरी बिल क्यों खरीदेगी? यहीं पर तो खेल है। राज्य सरकारें जारी नहीं कर सकती, ये पॉइंट याद रख लेना, लेकिन खेल तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट का। वो कॉन्सेप्ट का खेल क्या होता है? वो खेल ये है, ब्याज भले ही नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे 2 टाइप्स की इसकी रेट होती है। एक रेट होती है कि 100 रुपये का क्या है? ट्रेजरी बिल है, लेकिन जब ये जिस दिन ये आपको बेचेंगे, तो बेचेंगे आपको 94 रुपीज़ का। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी कितना भी हो सकता है, 94, 97, 93, 90, कितना भी हो सकता है। 100 रुपये की जगह 120 हो सकता है, कभी भी कुछ भी। मैंने आपको एग्जांपल दिया, रेट है इसकी 100, 94 रुपीज़ में ये बेचेंगे। 1 साल की इसकी अवधि होगी। जब 1 साल बाद आप इसको वापस करने जाएंगे तो आपको कितने रुपए मिलेंगे? 100 रुपये। यानी इसकी फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका अच्छा वर्ड है फेस वैल्यू, जो को शेयर मार्केट में यूज किया जाता है। तो वो क्या है इसका? वो है फेस वैल्यू 100 रुपीज। और इसको इश्यू वैल्यू क्या है? इशू कितने में किया? 94 में। ठीक है, तो 6 रुपये ऐसे मिल जाएंगे। तो ये बात की मैंने सिर्फ 100 रुपये के स्तर पर, लेकिन ये काम होता है 100 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़ के स्तर पर। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कितने बड़े स्तर की चीजें हैं। लेकिन क्या सिर्फ सरकार को पैसे की जरूरत पड़ती है या सिर्फ बैंकों को जरूरत पड़ती है? नहीं, इनके अलावा एनबीएफसीज भी तो हैं। एनबीएफसीज यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ अच्छे तरीके से। अन्य कंपनियां भी हैं, जैसे रिलायंस है, अडानी है, इनको भी पैसे की जरूरत पड़ती है। तो ये पैसे कैसे लेंगे, उसको भी तो देखना पड़ेगा ना। रेपो रेट क्या है? मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, इसको पढ़ने की जरूरत है नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए मुद्रा बाजार के अंतर्गत ही आता है। अब होता है कंपनियों द्वारा। मान लीजिए किसी कंपनी को, जैसे रिलायंस है और भी कंपनीज हैं, उनको जरूरत है पैसे की, तो वो क्या जारी करते हैं? वाणिज्यिक प्रपत्र जारी करते हैं। एज इट इज इसी की तरह मिनिमम 7 दिन से लेकर 364 दिन तक कितने ही अवधि की जारी कर सकते हैं। क्या होते हैं? ये कॉमर्शियल पेपर होते हैं। ठीक है, एज इट इज जैसे ये हैं, ये ठीक है, ये चीजें होती हैं बिल्कुल एज इट इज है, ये इसका कॉपी है बिल्कुल। ठीक है, बस ये है, ये गवर्नमेंट के लिए है,
और ये कंपनीज के लिए। और एक चीज याद रखना है इसमें, वो चीज क्या है कि इसका भी सेम यही चीज होती है, ये जीरो कूपन बॉन्ड होते हैं, यानी फेस वैल्यू अलग होती है, इशू प्राइस या इशू रेट अलग होती है। ठीक है, और एक चीज समझना, मैंने कई बार आप ये वर्ड है वो बार बार एक दूसरे के समानार्थी के रूप में यूज किए हैं। वो है हमारा क्या, कॉस्ट, एक है प्राइस और एक रेट। तीनों में डिफरेंस होता है रियलिटी में। ठीक है, पता होना चाहिए, सर्च कर लेना, आपको पता लग जाएगा। ठीक, बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसकी होनी चाहिए, मैं आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है, इस चीज के बारे में। अब जमा प्रमाण पत्र क्या होता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ये बैंकों द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, अगर सरकार के पास पैसे नहीं है, आरबीआई के पास पैसे नहीं है, तो क्या करेगा वो बैंक, क्या करेंगे, जो बैंकिंग है, जो सरकारी बैंक हैं, प्राइवेट बैंक हैं, वो क्या करेंगे, एक जमा प्रमाण पत्र सेम इसकी तरह, सेम कंपनियों की तरह बैंक एक से लेती है जनता से। ठीक है, अब सीबीएलओ क्या होता है, सरकारी प्रतिभूति गिरवी रखकर उधार लेते हैं। सीबीएलओ होता क्या, बैंक जनता से पैसे नहीं लेती, आपस में पैसे ले लेती है। जैसे एसबीआई है, ये पंजाब नेशनल बैंक से क्या ले लेगी, उधार ले लेगी। तो पंजाब नेशनल बैंक बोलेगी कि मुझे क्या गारंटी कि तुम बर्बाद नहीं हो जाओगे, यानी मेरे पैसे की गारंटी क्या होगी। तो एसबीआई बोलेगी ये लो, मेरे पास सिक्योरिटी रखी हुई है गवर्नमेंट की, यानी सरकार, जो सरकारी प्रतिभूति होती है ना वो। अब आपके मन में आया होगा, क्या ट्रेजरी बिल्स ही सरकारी प्रतिभूति होते हैं? नहीं होते। क्यों? ट्रेजरी बिल्स होते हैं 364 दिन से अंदर वाले, यानी 91 दिन, 182 दिन, 364 दिन वाले। और सामान्यतः क्या सरकारी प्रतिभूति क्या होते हैं, 1 साल से ज्यादा वाले, यानी वो किसके अंडर आते हैं, कैपिटल मार्केट के अंडर आते हैं। ठीक है, तो याद रखना इस चीज को। सीबीएलओ क्या, ये चीज है। लेकिन सीबीएलओ अब समाप्त कर दिया गया है, लेकिन समाप्त पूर्णता नहीं है, सिर्फ नाम चेंज कर दिया गया। अब इसका जो नाम है वो नाम रख दिया गया है इसका, जस्ट अगर मैं याद कर पा रहा हूँ सही तरीके से, तो वो है, हाँ, ट्रेप्स नाम है इसका। इसका नाम है ट्रेप्स, ट्राई रेपो नाम से उसका कुछ नाम रख दिया गया है। तो क्या करती है, इसी की बेसिस पर क्या करती हैं बैंकें, आपस में एक दूसरे से उधार लेती हैं। ठीक है, यानी 1 साल से कम के लिए, ये 1 डे टाइप का भी हो सकता है। ठीक है, ये चीजें हो सकती हैं। तो ये क्या है, सरकारी प्रतिभूति गिरवी रखनी पड़ती है। तो इसमें ये फ्री में नहीं मिलता, इसमें आपको प्रतिभूति गिरवी रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया अपना कैसे सीबीएलओ, या इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रैप बोलते हैं, ट्रैप्स नाम से ये चीज। अब कॉल मनी, नोटिस मनी और शॉर्ट मनी होता क्या है। अब बैंकों को अगर जरूरत पड़ती है किसकी, पैसे की, तो कॉल मनी के जो वो पैसे लेती है। ठीक है, किससे लेती है, वो चीज हम आपको यहां से समझते हैं। सीबी ट्रैप हमने यहाँ पे पढ़ लिया। हाँ, तो कॉल मनी, नोटिस मनी और शॉर्ट मनी, शॉर्ट मनी। ठीक है, अब होती क्या है, ये भी एज इट इज सीबीएलओ या ट्रैप की तरह होती है, यानी एक बैंक दूसरे बैंक से उधार लेता है। लेकिन यहाँ पे एक समझने वाली चीज है, वो ये है कि यहाँ पे आपको सरकारी प्रतिभूति उधार या गिरवी नहीं रखनी होती है। ठीक है, अब ये तीनों चीजें क्या होती हैं, यानी कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी। यहाँ पे टर्म मनी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आपको बता देता हूँ, लिख लेना अलग से। ठीक है, टर्म और मनी लिख देना। ठीक है, टर्म मनी, इसको हिंदी में भी ऐसे लिखना। ठीक है, जैसे टर्म मनी, इसको ऐसे लिखना, टर्म मनी। टर्म मनी क्या होता है, 15 दिन से लेके 1 वर्ष तक का। ठीक है, क्या होता है, उधार होता है, एक बैंक दूसरे बैंक से लेती है। अब इसमें प्रतिभूति रखते हैं, इसमें प्रतिभूति नहीं रखनी होती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना कॉल मनी, टर्म मनी और नोटिस मनी। ये चीज क्लियर करती है हमने। अब पूंजी बाजार, जैसे हमने मुद्रा बाजार की देखी, तो क्या सिर्फ इतनी होती है मुद्रा बाजार की प्रतिभूतियां? नहीं, इतनी नहीं होती, बहुत सारी होती हैं। कुछ अदर जो इम्पोर्टेंट हैं उसको हम कीवर्ड्स में पढ़ेंगे, क्योंकि देखो एक साथ पढ़ा दूंगा तो आपको कंफ्यूजन ज़्यादा हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे पढ़ा दिया, लेकिन अलग से पढ़ाता जाऊंगा किसमें, कीवर्ड्स के थ्रू। मैं चाहता तो मुझे 15 मिनट और लगते एक्स्ट्रा, मैं इसी में पढ़ा देता, लेकिन ये समझ विकसित करने के लिए आपके लिए मैं इसको कीवर्ड्स में पढ़ाऊंगा। कुछ एक्स्ट्रा कीवर्ड्स होंगे मुद्रा बाजार से रिलेटेड, आपके पूंजी बाजार से रिलेटेड, कुछ अलग प्रतिभूतियां होंगी जिसको मैं आपको पढ़ाऊंगा।
कुछ करंट अफेयर्स में कुछ नए वर्ड्स आए होंगे, हो सकता है मुझे भी ना पता हो, मैं उनको पढ़ के आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब शेयर क्या होते हैं और ऋण पत्र बॉन्ड या डिबेंचर क्या होते हैं? पूंजी बाजार की प्रतिभूतियां। पूंजी बाजार में क्या होता है, 1 साल से ज्यादा के लिए होता है। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, ये दीर्घकालिक होता है, सेवी करता है, जोखिम अधिक होता है, क्योंकि देखो लंबे समय के लिए किसी को पैसा दे रहे हैं तो हो सकता है उसकी कंपनी बर्बाद हो जाए। एक दिन के लिए दे रहे हैं तो पता ही है ना, इतना फ्लक्चुएशन नहीं आएगा एक दिन में, बहुत ही रेयर चांसेस हैं कि एक दिन में फ्लक्चुएशन इतना आ गया कि हम बर्बाद हो गई कंपनी, ठीक है। जोखिम अधिक है लेकिन प्रतिफल भी तो अधिक है, रिटर्न्स ज्यादा मिलते हैं इसमें। जैसे आपको अगर वहां पर 0 कूपन बॉन्ड में अगर 6 रुपए का फायदा हो रहा तो होगा ना, क्योंकि तो हो क्यों रहा है फायदा, क्योंकि वो 14 दिन के लिए है, 20 दिन के लिए है, 191 दिन के लिए है, ऐसे डेज के लिए है वो आपके लिए, सॉरी 182 डेज के लिए है, 364 डेज के लिए है, कम दिनों के लिए तो हो सकता है 6 रुपए का फायदा हो। और पूंजी बाजार की अगर प्रतिभूति आप खरीदते हो तो हो सकता है 100 रुपए पे आपको 20 रुपए का फायदा हो जाए, ये भी फायदा भी ज्यादा है। अब 2 टाइप्स के होते हैं प्रमुख रूप से, शेयर और सेकंड बॉन्ड या डिबेंचर। शेयर क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है उसको समझते हैं हम। शेयर और बॉन्ड में डिफरेंस क्या है, एज इट इज यहीं पे समझ लेते हैं। कंपनी के स्वामित्व संबंधी प्रतिभूति होती है, निवेशक को मतदान का अधिकार मिलता है, लाभांश गारंटी रहित मिलता है। समझाऊंगा मैं, अभी सिर्फ पढ़ रहा हूँ, मैं फिर समझाऊंगा अभी। निश्चित तो गारंटी युक्त ब्याज मिलता है, मतदान अधिकार नहीं मिलता, डिवेंचर में जोखिम होता है, प्रतिपक्ष बॉन्ड से अधिक होता है, सरकार की ओर बॉन्ड जारी करती है। बस समझ लिया, इसको हम अच्छे समझते हैं। अब शेयर क्या होता है, मेरी ये कंपनी है, यहाँ पे मशीनरी लगी है, ठीक है, ये मशीनरी लगी है, मुझे मैं रुपए चाहिए कितने, इसको ओपन करने के लिए मुझे चाहिए 100 रुपए, 50 रुपए मेरे पास हैं, 50 रुपीस के लिए मैंने क्या किया, शेयर जारी कर दिए इसके। देखो एक पूरी प्रोसेस होती है, ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी मार्केट में बैठ जाओ अपना झोला डाल के और बोल दो कि मुझे पैसा दे दो, शेयर शेयर ले लो मेरी कंपनी का, ऐसा नहीं होता है। पूरा एक रजिस्ट्रेशन होता है, बहुत सारी चीज होती है, उसको हम पढ़ेंगे इसी क्लास में पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे 5-7 मिनट के बाद। तो कैसे होता है वो हम आप आगे समझेंगे, लेकिन समझो 50 रुपए के इसने कितने शेयर जारी किए, मान लो 100 शेयर जारी करती है, 100 शेयर। एक चीज याद रखना, कभी भी हो सकता है 100 रुपए की मैं कंपनी ओपन कर रहा हूँ, 50% मैं इसके शेयर बेच रहा हूँ, तो क्या सिर्फ 50 शेयर ही होंगे इसमें? नहीं, वो मेरा कैपिटल के ऊपर है ना। कैपिटल के ऊपर कैसे, अगर सिर्फ मैं 10 रुपए का शेयर बनाऊंगा तो 5 शेयर होंगे बस, लेकिन मेरी 50% शेयर यहाँ पे हो जाएंगे खत्म, कंपनी का चला जाएगा। 5 शेयर से ही मेरे कितना हो रहा है, 50%। 10 शेयर बना रहा हूँ यानी 5 रुपए का एक शेयर, यानी 10 शेयर में ही मेरी क्या 50% कैपिटल चली मुझे मिल गई है, ठीक है। तो इतना तो मैथ आपको आता होगा ना कि मुझको 50 रुपए चाहिए, यानी मेरी कंपनी का 50% मुझे चाहिए अलग से, तो मैं इसको 1 रुपए का एक शेयर बना दूँ, 5 रुपए का एक शेयर बना दूँ, 10 रुपए का एक शेयर बना दूँ, 25 रुपए का एक शेयर बना दूँ, तो वो मेरे ऊपर है मुझे कितने लोगों को बेचना है। लेकिन चांसेस क्या होते हैं, कंपनी छोटे छोटे शेयर रखती हैं, जिससे क्या छोटे पर्सन भी यानी छोटे निवेशक जो स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी उसमें कंपनी में क्या कर सकते हैं, शेयर धार या ऑनरशिप उसकी ले सकें, जिससे पैसा आसानी से आ जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर जियो कंपनी है, अगर वो अपने शेयर बेचे, उसका सबसे जो मिनिमम जो सबसे छोटा शेयर हो वो एक शेयर 10 करोड़ का हो, तो क्या वो पैसे जुटा पाएगी ज्यादा? नहीं, सिर्फ इसको बड़ी कंपनीज ले पाएंगी बस, और पैसे इतने नहीं आ पाएंगे क्योंकि बड़ी कंपनियां ही कम है। अगर वो जियो क्या करता है, इस 10 करोड़ को बांट देता है कितने रुपए में, इसको 10 करोड़ रुपए के 10 करोड़ शेयर बना देता है, यानी 1 रुपए का एक शेयर, तो कोई भी व्यक्ति 500 रुपए के 500 शेयर ले सकता है। अब इसको समझते हैं आसानी से, ठीक है। शेयर का सीधा सा मतलब होता है, अगर मेरे पास 0.0001% अगर मेरे पास शेयर है तो क्या होता है, मेरे पास ओनरशिप होती है इस कंपनी की, यानी इसका जितना फायदा कंपनी का जितने परसेंट 0.2% फायदा होगा ना, तो उसमें अभी मेरा तो कट होगा, वो इस बेसिस पर मैथमेटिकल इक्वेशन लगा के उतना ही मुझे फायदा होगा। अगर कंपनी का घाटा होगा तो घाटा मुझे होगा। शेयर धारक स्वामी बनते हैं, इसमें वोटिंग राइट्स भी होते हैं, लेकिन वोटिंग राइट्स ऐसे नहीं मिलेंगे किसी को भी कि मैंने एक शेयर खरीद लिया 500 रुपए का और मैं अंबानी से जाके बोलूँ अंबानी जी से
कि लाओ जियो में ऐसा करो कि एक काम करो 399 का रिचार्ज 400 में कर दो। वो पूछेगा तुम कौन हो, मैं बोलूँगा मैं मालिक हूँ कंपनी का। तो कैसे मालिक हो, मैं बोलूँगा शेयर खरीदे भाई मैंने। बोला ऐसे नहीं होता है, वोटिंग राइट्स के लिए आपको 50% के आसपास लेने पड़ते हैं, या जो नियम बनाए हैं सेबी ने 10% के बेसिस पर, क्योंकि तो अलग अलग कंपनीज के बेसिस पर अलग अलग होगा ना वोटिंग राइट्स। तो ऐसे तो कोई भी जाके चला जाएगा सड़क छाप आदमी, ठीक है। अब ये हो गया शेयर यानी कंपनी के मालिक। सेकंड है कंपनी दो तरीके से पैसे जुटाती है, एक होती है शेयर देती है, एक होती है बॉन्ड होती है। बॉन्ड यानी उधार लेती है वो सिंपल सा आपसे, वो आपको ये कागज दे देगी, बोलेगी ये बॉन्ड है भाई, इसको ले लो, 100 रुपये दे दो। 2 साल बाद 2 साल बाद इस डेट को, इस तारीख को क्या करना, या 2 साल बाद कभी भी, 10 साल तक कभी भी, या फ्यूचर में कभी भी 2 साल के बाद, 2 साल की इसकी अवधि है, इसके बाद तुम कभी भी 2 साल के जस्ट एक दिन बाद आया ना, 1 डे, या उसके 10 साल बाद आया ना, आपको मैं 10% की ब्याज दे दूंगा, यानी 100 रुपये पे मैं आपको 110 रुपये आपको दे दूंगा, ठीक है। ये हो गया, इस तरीके से काम चलता है। ये होता बॉन्ड, इसमें शेयर है, इसमें हमको घाटे होने की संभावना भी है कि मालिक हैं कंपनी घाटे में तो हम भी घाटे में। लेकिन बॉन्ड का सीधा सा मतलब होता है कि अगर उसको पैसे 110 देने हैं तो 110 ही देने पड़ेंगे। फिर आप सब बोलोगे कि सभी लोग बॉन्ड में ही करेंगे, शेयर क्यों खरीदेंगे, शेयर क्यों लेंगे? शेयर इसलिए लेंगे, कभी कभी क्या होता है बॉन्ड में आपको कितना परसेंट मिल रहा है, 5% ब्याज मिल रहा है, यानी 100 रुपये पे आपको 1 साल में 105 रुपये मिल रहे हैं। लेकिन अगर मैं इस कंपनी का ग्राफ देखता हूँ, ये है ग्राफ इसका, ठीक है। इस ग्राफ को मैं बनाता हूँ अच्छे से, ठीक। 2018 से लेकर 2026 तक का मैंने इस ग्राफ को पूरा स्टडी किया और मुझे पता लगा है ये कंपनी हर साल प्रति वर्ष कम से कम 15% क्या करती है, ग्रो होती है, यानी अपने जो कैपिटल है उसमें 15% ग्रोथ कर लेती है। तो मैं एक समझदार हूं, मैं रिस्क लेना चाहता हूं, तो मैं इसका शेयर खरीदूंगा ज़्यादा फायदे के लिए। किसके लिए? ज़्यादा फायदे के लिए। हो सकता है मुझे घाटा भी हो जाए, लेकिन मैक्सिमम चांसेस है मुझे को फायदा भी हो जाए, क्योंकि मैंने इसके ग्राफ को अच्छी तरीके से स्टडी किया है। तो बॉन्ड खरीदते हैं सिक्योर वाले, चलो भाई इन्वेस्ट कर देते हैं, 5% तो मिलेगा ही ना कुछ तो मिलेगा ही। और ये लेते हैं जिसको पैसा शेयर मार्केट से ही कमाना है। ये इस तरीके से ये चीज़ें चलती हैं। मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार में मैंने आपको अंतर बता ही दिया है। अब पूंजी बाजार के देखो 2 पार्ट होते हैं। मैंने क्या बोला कि झोला उठा के बाजार में नहीं पहुंच जाते सब्जी मंडी की तरह कि लाओ पैसे दे दो मेरे शेयर ले लेना, नहीं, ऐसे नहीं होता भाई। होता कैसे भाई? तो वो ऐसे होता है जैसे मुझे पैसा चाहिए, जैसे मैं हूँ एक कंपनी, ये मेरी कंपनी है, मुझे मेरी कंपनी के लिए पैसा चाहिए, तो कंपनी नए शेयर जारी करने वाली पहली बार पूंजी जुटाती है। यानी जब मैं पहली बार अपने आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर लाऊंगा या एफपीओ लाऊंगा, यानी पैसे लेने आऊंगा, बोलूंगा देखो ये लो डॉक्यूमेंट शेयर के। आप देखो ये डॉक्यूमेंट वगैरह चलते नहीं, अब तो सिर्फ डीमैट अकाउंट से होता है, यानी फोन से सब कुछ काम हो जाता है। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बोलता हूँ हर बार, ये डॉक्यूमेंट लो और 1% शेयर या किसी भी स्तर पर आप शेयर ले सकते हो। तो जब कोई भी कंपनी अपने शेयर जारी करती है तो उस मार्केट को क्या बोलते हैं? प्राइमरी मार्केट। और मार्केट तो देखो वही होता है, कंपनी अपने शेयर जारी किए, पैसा लिया, उसको बोलेंगे प्राथमिक बाजार, प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? इन्वेस्टर्स आपस में स्टॉक एक्सचेंज करते हैं। जैसे सिंपल सा आपको मैं समझाऊं कैसे, कि मैंने एक बॉन्ड लिया था, ये चीज मैं आपको समझा चुका हूं पहले एग्जाम्पल के थ्रू, दोबारा से आपको याद दिला देता हूं कि 100 रुपए का मैंने बॉन्ड लिया था, मुझे उस पर 10 रुपए क्या मिल रहा है, फायदा मिलेगा, यानी इंटरेस्ट मिलेगा कंपनी की ओर से। अब मुझे पैसे की जो जरूरत पड़ी, मैंने वो 100 रुपए का बॉन्ड 102 रुपए का बेच दिया इस व्यक्ति को। इसने भी क्यों ले लिया? इसने भी इसलिए ले लिया क्योंकि इसको भी पता है इसकी रेट 110 मिल जाएगी मुझे 1 साल बाद। इसीलिए जब ये आपस में खरीद और फरोख्त करते हैं तो इस मार्केट को क्या बोलते हैं? द्वितीयक बाजार। मार्केट एज इट इज एक ही है, बस कार्यशैली के आधार पर मार्केट को 2 टाइप से डिवाइड कर दिया। किससे? वर्गीकरण करने के लिए, क्लियर रहे हर चीज, जिससे उतल फुतल ना हो जाए, यानी सब कुछ मिक्स सा ना हो जाए कि कोई मार्केट एक जैसे कोई इन्वेस्टर्स सिर्फ इन्वेस्टर से लेने जा रहा है
यहाँ पर उसको कंपनियां भी दिख रही हैं, तो वो कंफ्यूज ना हो इसलिए हर चीज़ को वर्गीकृत किया गया अच्छे से, जिससे कोई भी आम नागरिक, हल्का सा एजुकेटेड व्यक्ति थोड़ी सी समझ के आधार पर शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सके, निवेश कर सके और मुनाफा ले सके। ठीक है, तो पहली बार जारी करेगा, सॉरी पहली बार से मतलब नहीं है, अगर कंपनी शेयर जारी कर रही है, पैसे ले रही है, तो उसको प्राथमिक बाजार किससे ले रही है पैसे? इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स क्या असल व्यक्ति होते हैं? अरे नहीं होते, आपको भी पता है। आप बोल रहे हो मनीमन सर आप इतना भी बेवकूफ़ समझते हो हमको, इतने भी बेवकूफ़ नहीं है, हमको भी पता सर इन्वेस्टर सब व्यक्ति नहीं, कंपनी भी हो सकती है। और कंपनी छोटी कंपनी हो सकती है और बड़ी कंपनी भी हो सकती है, बड़ी कंपनी हो सकती है। ठीक है, तो इन्वेस्टर्स का मतलब सबसे है, एक समूह हो सकता है, एक सिंगल पर्सन हो सकता है, एक कंपनी हो सकती है, एक छोटी कंपनी हो सकती है, एक बड़ी कंपनी हो सकती है। ठीक है, एज इट इज इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट आपका होगा। अब सूचीबद्ध शेयरों का पुनः क्रय विक्रय उस स्टॉक एक्सचेंज में होता है, मैंने आपको बता दिया। अब ये शेयर जारी कैसे करते हैं, इसको प्राइमरी मार्केट में कैसे ले जाते हैं? मैंने बोला ना झोला लेके नहीं निकल जाते अपन, हमको तरीके से अपनाना पड़ता है। मान लो मेरी ये कंपनी अनलिस्टेड है, मुझे पैसे चाहिए क्योंकि मैं पहली बार कंपनी बना रहा हूँ, मुझे नॉलेज ही नहीं थी कि शेयर मार्केट में कैसे जाते हैं, पैसे कैसे जुटाते हैं। तो सेबी, मैंने एक दोस्त से पूछा, उसने बोला कि ऐसे नहीं चलता है खेल, खेल चलता है सेबी के द्वारा। सेबी क्या करती है, पहले रजिस्टर करेगी आपकी कंपनी, इसके बाद आपको ये अधिकार होगा कि आप अपने आईपीओ को ला सकते हो शेयर मार्केट में। जैसे आपने सुना होगा हाल ही में पीडब्ल्यू का आईपीओ आया था, लगभग 2 से 3 महीने पहले, अभी की बात है ये, नवंबर या दिसंबर की बात है। ठीक है, तब आया था। उसी तरीके से आईपीओ कैसे लाए थे वो, मान लो मेरी कंपनी है, मैं आईपीओ लाना चाहता हूँ, पहली बार मेरी नई कंपनी है, पहली बार मैं कुछ लाऊंगा, मुझे पैसे चाहिए, तो पहली बार शेयर जारी करना चाहता हूँ। यहाँ पे 2 चीजें होती है, आईपीओ में जोखिम अधिक होता है, क्यों होता है उसको मैं आगे समझाऊंगा। ठीक है, आईपीओ और एफपीओ में अंतर क्या होता है? गैर सूचीबद्ध कंपनी, जो कंपनी फर्स्ट टाइम क्या ला रही है, शेयर जारी करने वाली है, शेयर जारी कर रही है, उसको बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है, और जो पहले से रजिस्टर्ड है, जो लिस्टेड कंपनी है सेबी के पास, सेबी के पास वो जारी कर रही है अपने किसको, शेयर को, उसको बोलेंगे एफपीओ, फॉलो पब्लिक ऑफर्स। ठीक है, तो एफपीओ जारी करती है सूचीबद्ध कंपनी और आईपीओ जारी करती है कौन, गैर सूचीबद्ध। लेकिन वो आईपीओ भी जारी नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि उसको पहले उसके होने के बाद लिस्ट होना पड़ेगा। यानी फर्स्ट टाइम कोई शेयर आ रहा है तो उसको आईपीओ बोलेंगे, और वही शेयर या वही शेयर दोबारा से, वो वही कंपनी दोबारा से, जैसे एक ही बार शेयर जारी कर दी मैंने, आज शेयर जारी कर दी, तो इनिशियल पब्लिक ऑफर बोलेंगे इसको। मैं ही पहली बार जारी किया तो इसको इनिशियल बोला, कल जारी करूंगा नए शेयर तो उसको बोलेंगे एफपीओ, यानी मैं एक कंपनी, पुरानी कंपनी हो गया मैं आपको। ठीक है, अब ये प्रोसेस क्या है? ये प्रोसेस है, मैं पहले लिस्ट करवाऊंगा सेबी के अंडर, सेबी के अंडर अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करवाऊंगा, इसके बाद मैं आईपीओ और एफपीओ जारी करूंगा। आईपीओ में जोखिम अधिक क्यों होता है? नई कंपनी है भाई, किसको पता है कि ये कंपनी डूबेगी या ऊपर उठेगी, उछाल आएगा इसमें या गिरेगी ये कंपनी, तो जोखिम अधिक होता है। इसलिए हमेशा जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो सेफ इन्वेस्टर्स होते हैं, वो हमेशा एफपीओ पर क्या करते हैं, अपना दाव लगाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो मैं क्या करूंगा, पहले लिस्ट करवाऊंगा अपनी कंपनी को, फिर वो आईपीओ जारी करेगी, वो एफपीओ जारी करेगी। अब लिस्टेड कंपनी क्या क्या कर सकती है, वो दोबारा शेयर जारी करती है। दोबारा शेयर कैसे जारी करेगी, तो एफपीओ जारी कैसे करेगी, मैंने पहले 10 शेयर जारी की, जिसको बोला गया क्या, आईपीओ। 2 दिन बाद मुझे लगा कि मुझे और पैसे की जरूरत है, तो मैंने 10 शेयर और जारी किए, तो इनको बोलेंगे एफपीओ, क्योंकि मैं कंपनी पुरानी हो चुकी हूँ। सेकंड, राइट इशू क्या होता है, इसके अलावा कुछ कीवर्ड्स और हैं जिनको हम कीवर्ड्स की क्लासेस में पढ़ेंगे, जैसे कि पेड अप कैपिटल होता है, इशू कैपिटल होता है। यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल कीवर्ड दिया है, वो है राइट इशू। पुराने शेयर धारकों को कम मूल्य पर देना, जैसे मेरे कुछ शेयर धारक हैं, मैंने अपनी कंपनी के शेयर बेचे थे, 10 शेयर बेचे थे, 10 लोगों ने ले लिए, तो मुझे उन पर विश्वास है कि मेरे ही आदमी है ये, तो मैं इनको बेचूंगा क्या, कम पैसे पर बेचूंगा, यानी 10 रुपये रेट था शेयर का, मैं उनको 9 रुपये में बेचूंगा। इसको बोलते हैं राइट इशू, पुराने शेयर धारकों को कम मूल्य पर क्या उपलब्ध करवाना, शेयर उपलब्ध करवाना। थर्ड, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है,
अधिकतम 50 लोगों के निश्चित समूह को देना। यानी ये शेयर हैं, ये मैंने शेयर मार्केट में लिस्ट किए हैं, लेकिन इनको सिर्फ गिने चुने व्यक्ति ही खरीद सकते हैं। जो मैं चाहता, मैं बोलूँगा कि इन 50 व्यक्ति के अलावा इन शेयर को कोई खरीद ही नहीं सकता, तो उसको बोलेंगे प्राइवेट प्लेसमेंट। और देखो कीवर्ड्स इस टाइम पर लास्ट 5 साल में यूपीएससी ने दम लगा के इतने जितना पूछ सकता उतना पूछी है उसने, और बहुत बड़ी ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा संभावना है, कम संभावना नहीं है, बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो ऐसे कीवर्ड्स भी आपसे पूछ ले कि राइट इशू क्या होता है, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, लिस्टेड कंपनी कैसे होती है, आईपीओ एफपीओ में अंतर क्या होता है, आईपीओ में जोखिम अधिक क्यों होता है, अनलिस्टेड कंपनी क्या हो सकती है, लिस्ट कैसे होती है। अब लिस्ट कैसे होती है उसको समझाता हूँ। अब आईपीओ में निवेशक के प्रकार क्या होते हैं। अब देखो आईपीओ आ गया मान लो किसी कंपनी का, ठीक है, अब उसमें लोग तो आएंगे ना पैसे देने। जो व्यक्ति कंपनी, मैंने क्या बोला, इन्वेस्टर का सीधा सा मतलब होता है कोई कंपनी हो सकती है, कोई छोटी कंपनी हो सकती है, कोई बड़ी कंपनी हो सकती है, कोई समूह हो सकता है, कोई सिंगल पर्सन हो सकता है। अगर कोई भी रिटेलर 2 लाख रुपए से कम का निवेश करता है तो उसको बोलते हैं खुदरा निवेशक। क्या बोलते हैं? खुदरा निवेशक। इस वर्ड का यूज आपने टीवी में जरूर सुना हुआ, एडवर्टाइजमेंट के टाइम पर, म्यूचुअल फंड के टाइम पर। म्यूचुअल फंड, और म्यूचुअल फंड को मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से वर्क करता है और क्यों इंपोर्टेंट होता है। देखो ये लिखा है, देख ही नहीं पाया मैंने अभी, तो ये लिखा है म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो 2 लाख रुपए से कम निवेश करेंगे उसको क्या बोलेंगे? रिटेल बोलेंगे, खुदरा। जो 2 लाख रुपए से अधिक का निवेश करेंगे उसको बोलेंगे HNI, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। संस्थागत निवेश करेंगे, यानी कोई संस्था निवेश करेगी तो उसको क्या बोलेंगे? QIB, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। संस्थागत निवेशक जैसे म्यूचुअल फंड या बीमा कंपनी। अब म्यूचुअल फंड कंपनी क्या होती है उसको मैं अभी समझा देता हूँ। जैसे, हाँ आगे है शायद इसकी स्लाइड, होना चाहिए, मैंने खुद ने बनाई है ये पूरा, तो होगा 100% होगा। हाँ है बिल्कुल, तो समझ लेंगे इसको, आगे समझ लेंगे, ठीक है। कोई जल्दबाजी तो है नहीं हमको, क्योंकि पढ़ना तो आज पूरा ही अपन को ये वाला। हाँ ठीक है। अब जब आईपीओ की हमने ये तो देख लिया कि आईपीओ में कौन कौन इन्वेस्ट करता है और उनको क्या क्या बोलते हैं। अब ये समझ लो कि जब आईपीओ आता है तो उसके मध्यस्थ तो होते हैं ना, यानी ऐसे तो नहीं है डायरेक्ट झोला लेके पहुंच गए शेयर मार्केट में, झोला लेके नहीं जाते, तो बीच में मध्यस्थ होते हैं। मध्यस्थ कौन होती है? बैंकिंग हो सकती है, कोई बैंक हो सकती है, कोई कंपनी हो सकती है, जिसको क्या बोलते हैं? मर्चेंट बैंकर। मर्चेंट बैंकर क्या होती है? वो हमारे क्या करवाती है? मूल्य निर्धारण करती है हमारे शेयर का, और सेबी की अनुमति लेने में सहायता करती है। यानी ये बैंक जाएगी कि देखो ये है पर्सन, इसकी आप कंपनी को लिस्ट करो, सेबी वालों से बोलेगी, और इसका मूल्य निर्धारण में ये हमारी हेल्प करेगी। अंडर राइटर क्या होता है? अंडर राइटर भी एक कंपनी या बैंक हो सकती है। यदि शेयर ना बिकें तो स्वयं खरीदने का आश्वासन देती है। अब आपके मन में कुछ सवाल होंगे, उनको मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। वो सवाल क्या है कि इसको क्या फायदा या इसको क्या लाभ होगा। क्योंकि देखो अगर मैंने शेयर जारी किए, 50 शेयर जारी किए, उसमें से 40 तो बिक गए, 10 नहीं बिक पाए, ठीक है। 10 नहीं बिक पाए तो 10 जो बिके नहीं है उन 10 को ये अंडर राइटर कंपनी खरीदेगी, ठीक है। तो अंडर राइटर जो कंपनी है, बैंक है, वो खरीदेगी। वो क्यों खरीदेगी? वो इसलिए खरीदेगी क्योंकि इसीलिए तो उसने मेरे साथ एग्रीमेंट किया। उसको पहले से पता है कि मेरी कंपनी में बहुत ज़्यादा चांसेस है, कि मैक्सिमम चांसेस है, 90% चांसेस हैं कि मेरी कंपनी फायदे में ही रहेगी। यानी जो शेयर आज 10 रुपये का है वो कल के दिन 11 रुपये का भी होगा, ठीक है। इस तरह से अंडरराइटर काम करती है। लेकिन फिर भी रिस्क तो है। फिर इसको क्या फ़ायदा? इसके लिए उसको 2% से लेकर 3% तक का क्या मिलता है? हिस्सा मिलता है। हिस्सा मिलता है पूरे शेयर का। अगर मैंने 50 रुपये शेयर से उठाए हैं मार्केट से, तो इसमें से मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे? 2 से लेके 3 रुपये। मैंने ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बोला 2 to 3%, ठीक है। अगर इस 50 रुपये के हिसाब से लाएंगे तो इसमें क्या है? 1.5 रुपये, बस 1 रुपये से लेके 1.5 रुपये इसको मिल जाएंगे, 1.5 रुपीज़ इसको मिल जाएंगे, ठीक है। इसलिए इसको हिस्सा मिलता है, इसलिए मेरे साथ क्या करता है? एग्रीमेंट करता है। इसको क्या मिलता है? ये मेरी हेल्प क्यों करता है?
इसको भी एक स्पेसिफिक परसेंट मिलता है, ठीक है, क्योंकि सबकी हेल्प चाहिए, क्योंकि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। आईपीओ में मध्यस्थ की जरूरत होती है, इंटरमीडिएट्स। अब मूल्य निर्धारण प्रक्रिया क्या होती है, इसने मेरी हेल्प की मूल्य निर्धारण में। तो मेरा मन है, मैं ऐसे थोड़ी बोल दूंगा कि मेरी कंपनी में 10,000 करोड़ का एक शेयर है, ऐसे नहीं चलता है, ठीक है। इसीलिए मर्चेंट बैंकर साथ में हमारी हेल्प करती हैं, या हमको बताती हैं कि इससे ज़्यादा शेयर मार्केट में इतनी वैल्यू रखो अपने शेयर की, आसानी से बिक जाएगा, आसानी से बिक जाएगा, बिक जाएगा। और सेकंड चीज, आपको लाभ भी होगा, आपको लाभ भी होगा, यानी आपको ना घाटा होने देगी, ना आपको घाटा नहीं होने देगी, कुल मिला के, ठीक है। अब दो टाइप्स की होती है ये भी चीजें, मूल्य जो निर्धारण प्रक्रिया है, प्राइस डिटर्मिनेशन प्रोसेस क्या होती है। एक तो होती है फिक्स्ड प्राइस, मूल्य पहले से तय, कि मैं और मर्चेंट बैंक साथ में बैठ के हिसाब लगा लिया कि हम 10 रुपए का 10 रुपीज का एक शेयर बेचेंगे, एक शेयर बेचेंगे। एक होती है बुक बिल्डिंग। बुक बिल्डिंग क्या होता है, मूल्य का दायरा होता है। ये होती है किससे, इसमें हम क्या लगवाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, फिर मैं एक वर्ड ध्यान नहीं आ रहा मुझे को, अरे क्या बोलते हैं उसको, किस चीज को, जस्ट अ सेकंड, कि एक के बाद एक पैसे बोलते हैं कि मेरे 10 रुपए, इसने बोला 11 रुपए में मैं खरीदूंगा, इसको बोलेंगे 12 रुपए में मैं खरीदूंगा इसको। जस्ट अ सेकंड, मैं वर्ड देखता हूँ उसके लिए, बोली, हाँ अब वर्ड याद आया मुझे, बोली, ठीक है। उस वर्ड के लिए क्या बोलते हैं, बोली लगवाते हैं, कि बोली लगाएंगे। बोली कैसे लगाएंगे, कि ये बोलेगा कि 11 रुपए का बिक रहा है, मैं 12 रुपए का ले लूंगा, ठीक है। तो ये होती है बुक बिल्डिंग, ये होती है फिक्स्ड प्राइस। अब देखो, अगर इतने ऐसे अगर कीवर्ड्स उसने पूछ लिए तो बहुत सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स तो भारी हो जाएंगे ना, उनके तो नोट्स में भी नहीं मिलते ये वाली चीजें, तो और मिलती भी तो उनको समझ में नहीं आती, और समझ में भी आते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूजन क्यों हो जाता है, क्योंकि रिवीजन नहीं है। रिवीजन क्यों नहीं है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं हुई थी, अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं हुई थी, इसलिए रिवीजन करने का मन नहीं किया। तो आपके साथ तो ये नहीं होगा ना, कभी भी जरूरत पड़े तो यूट्यूब खोल लिया, ओपन कर लिया, यूपीएससी हिंदी वगैरह सर्च किया, प्लेलिस्ट में गए, स्पेसिफिक क्लास निकाल लिया और इसका रिवीजन कर लिया अच्छे से। अब एक चीज याद रखो, जैसे मैंने बोला था ना कि 10 रुपए फिक्स्ड प्राइस मैंने रख लिया, इसकी बुक बिल्डिंग या मूल्य का दायरा मैंने प्राइस बैंड कितना रखा है, कि सिर्फ 15 रुपए तक, कि इससे ज्यादा का नहीं मैं बेचूंगा इसमें, ठीक है। क्यों, वो अलग अलग प्रोसेस होती है। अब सीबी ने क्या बोला है कि दोनों के बीच 20% से अधिक अंतर नहीं है, अंतर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने 15 रुपए बोल दिया गलती से यहाँ पे, क्या ये 15 रुपए हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने इसको 15% कर दिया। यानी अगर 10 रुपए का शेयर है तो मैं इसको 12% रख सकता हूँ बुक बिल्डिंग, ठीक है। यानी 12 रुपए से ज्यादा का नहीं ये बेचेगा, ठीक है। तो 12 से ज्यादा बोली लग ही नहीं सकती, तो बोली कहाँ तक लगेगी, सिर्फ 12 रुपए तक। और जो फिक्स्ड प्राइस क्या है, वो 10 रुपए है। तो याद रखना 20% की इसमें लिमिट लगाई गई है। याद रखना किसमें लिमिट लगाई गई है, फिक्स्ड प्राइस और बुक बिल्डिंग में, दोनों में डिफरेंस कितना नहीं होना चाहिए, 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब एक और चीज, ये क्या है, AHB, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। क्या होता है, जब भी हम बैठे हैं साथ में, हमको आईपीओ खरीदना है यानी शेयर खरीदने हैं, तो जब मैं अपना पेमेंट कर देता हूं, जब मैं इसमें लेने जाता हूं, तो मेरा पैसा एक अकाउंट में जाता है सबसे पहले, उसको बोलते हैं यही वाला अकाउंट, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट। अकाउंट होता है, यहाँ पे अमाउंट की जगह अकाउंट कर देना, नहीं ये चीज अलग है। सेकंड, इसको कॉपी करके लिख दो, वहां पे लिख दो अकाउंट, उसी में जो अमाउंट रहेगा उसका नाम ये है, और जो खाते का नाम होगा उसमें अकाउंट कर देना बस। समझ गए ना, अरे नहीं समझे तो दोबारा समझा देता हूँ। अमाउंट यानी पैसे, कुछ पैसे या कुछ राशि, किसको बोलते हैं, कौन सी राशि, मैं जाऊंगा आईपीओ लेने तो मेरे पास कुछ तो होगा ना, कैसे, मेरे पास कोई एक स्पेसिफिक खाता होगा ना जहां से मैं पेमेंट करूंगा, जो मेरा पेमेंट का माध्यम होगा ना, उसको भी बोलते हैं एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अकाउंट।
तो कैसे होगा ये काम, कैसे करेगा वो काम? इस तरीके से करेगा, मैं पूरा पेमेंट कर दूंगा। जैसे मुझे लगा कि मैं 3 शेयर खरीदने वाला हूँ, तो 3 शेयर मेरे 3 लाख रुपए के आ गए, तो ये पैसा मैंने दे दिया। अब हो सकता है कि मैंने बोली लगाई, मुझसे ज़्यादा बोली कितने लगा दी, तो वो शेयर उसके पास चले गए, लेकिन ये मेरा पैसा है वो तो ब्लॉक हो गया था। जब मैंने सबमिट किए पैसे 3 लाख रुपए तो ब्लॉक हो गए थे, यानी वो अकाउंट ब्लॉक हो जाता है एकदम से। और जब पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाती है तो वो पैसे हमको वापस मिल जाते हैं। यानी अगर हमने शेयर खरीद लिए तो उस अकाउंट से पैसे कट जाएंगे, अगर हमने शेयर नहीं खरीदे या नहीं खरीद पाए तो वो पैसे हमको वापस मिल जाएंगे। यानी एक स्पेसिफिक अकाउंट होता है। ये किसके लिए होता है? जिससे फ्लक्चुएशन ना आए, कि कोई एकदम से पैसा ज़्यादा नहीं फटक दे उसमें पैसे मार्केट में, कोई एकदम से पैसे निकाल ना ले। ठीक है, कि डायरेक्ट आपसे यूपीआई से नहीं होगा ये। यूपीआई से अगर करोगे फिर तो कोई भी घुस जाएगा मार्केट में, यानी बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी व्यक्ति घुस जाएगा कंपनी के उसमें शेयर लेने के लिए। ठीक है, इसलिए इस चीज़ को यूज़ किया जाता है। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाया है। ठीक है, इसको समझ लेना। और देखो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अगर ना समझ में आया हो ASBA कमेंट कर देना, ASBA में नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा। ठीक है, बस अब आगे चलते हैं। शेयर आवंटन के नियम क्या होते हैं? यदि कंपनी पिछले 3 वर्षों से लाभ में है तो आपको देखिएगा ये हिस्सा, यानी HNI कितना होगा? 15% होगा, 35% रिटेलर होगा, QIB कितना होगा? 50%। अब ये QIB HNI रिटेल है क्या? अभी क्या पढ़ा हमने? यही तो है। यानी रिटेलर का पैसा ज़्यादा लगा हुआ है, उससे ज़्यादा लगा हुआ है किसका? इंस्टीट्यूशंस का, कंपनियों का। उससे कम रिटेलर का, उससे कम HNI का। लेकिन अगर नुकसान वाली कंपनी कब होगी? अगर इसमें सिर्फ पैसा किसका लगा होगा? सिर्फ कंपनियों का, रिटेलर का बहुत कम पैसा लगा हुआ है। यानी ये कंपनी क्या है? संतुलित नहीं है। संतुलित क्यों नहीं है? एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा ना क्यों नहीं है। कंपनी अपना पैसा कभी भी निकाल सकती है क्योंकि कंपनी ने पैसा बहुत लगाया होगा। एक रिटेलर होता है, रिटेलर यूज कर सकता है, 1000 रुपये लगा देगा। क्या कंपनी 1000 रुपये लगाने जाएगी शेयर मार्केट में? नहीं, वो लगाने जाएगी 10,000 करोड़ रुपए। यानी वो कंपनी कभी भी अगर पैसा निकालेगी ना बाहर अपना, तो ये कंपनी तो खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या यहाँ पे ऐसा है? यहाँ पे प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इसकी तुलना में कम पड़ेगा। तो यदि कंपनी पिछले 3 वर्षों में नुकसान में है तो उसका ग्राफ ऐसा दिखेगा, और अगर लाभ में है तो उसका ग्राफ इस तरीके से दिखेगा। अब IPO से संबंधित शब्दावली देखते हैं। IPO से रिलेटेड रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट्स, यानी सेबी को अनुमति हेतु दिए जाने वाला दस्तावेज। जो मर्चेंट बैंक था, मैंने क्या समझाया था आपको अभी, जो मर्चेंट बैंक क्या करता है? हमारी हेल्प करता है। सेबी से बोलता है कि भाई ये मेरा भाई है, इसकी कंपनी को लिस्ट कर दो अपने शेयर मार्केट में। तो बोलेगी वो क्यों? तो वो ये डॉक्यूमेंट देगा। पूरा डॉक्यूमेंट क्या होगा? रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट्स। इस डॉक्यूमेंट में लिखा होगा सब, मेरी कंपनी किस चीज़ की है, मेरा लास्ट ईयर का रेवेन्यू कितना है, टोटल कैपिटल कितने का है, सब चीज़ें लिखा होगा मेरी कंपनी के बारे में, यानी पूरी हिस्ट्री। जिससे सेबी हिसाब लगाएगी क्या मुझको इस कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट करना है या नहीं करना है। तो इसी को बोलते हैं रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट। सेकंड, एंकर निवेशक क्या होते हैं? IPO खुलने से एक दिन पहले न्यूनतम 1 करोड़ निवेश होता है। यानी IPO अभी ओपन नहीं हुआ, कल ओपन होगा, कल सुबह ओपन होगा IPO, लेकिन मैंने पहले ही निवेश कर दिया। निवेश क्यों कर दिया? ये मेरी कंपनी कुछ दोस्त होते हैं, जिससे क्या होता है, लोगों को लगे कि हाँ इनमें इन्वेस्टमेंट आता है। प्लस पॉइंट या पॉजिटिव दिखाने के लिए ये इन्वेस्टमेंट किया जाता है, यानी एंकर निवेश। ठीक है, तो याद रखना, IPO से एक दिन पहले अगर न्यूनतम निवेश कर दिया, कितना? 1 करोड़ रुपए न्यूनतम। लिमिट लगी है इसमें भी, इससे ज़्यादा कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मिनिमम लिखा है, मैक्सिमम नहीं लिखा है, तो याद रखना। IPO फ्लिपिंग क्या होती है? IPO लिस्ट हुआ, लिस्ट यानी शेयर एकदम से लिस्ट हुए कि चलो ले सकते हो, जाओ और ले लो। मैंने क्या किया, मैंने जो 100 रुपये का शेयर था उसको खरीद लिया 101 रुपये में। क्यों? बोली लग रही थी, मैं थोड़ा लेट हो गया तो मुझे 101 रुपये का मिला। बोली लगते लगते कहाँ तक पहुँच गया? 110 रुपये पे। मुझे लगा
अच्छा होगा मैं इसको अभी बेच लूँ। मैंने 1 घंटे के अंदर ही उसको 101 रुपए का खरीद के 110 का बेच दिया। तो इसको बोलते हैं आईपीओ फ्लिपिंग, कि तुरंत बिक्री लाभ के लिए। ग्रे मार्केट क्या होता है? मांग जानने का अनौपचारिक बाजार होता है, सेबी के दायरे से बाहर है। इसमें सेबी कुछ नहीं करती है, ये अनऑफिशियल है, इलीगल नहीं है, अनौपचारिक है। अनौपचारिक है यानी इसमें हम हिसाब लगाते हैं आईपीओ के आने से पहले कि ये मार्केट कितने तक का जाएगा। यानी आईपीओ 100 रुपए का वाला है, वो कितने रुपए तक जा सकता है? 130 रुपए तक जा सकता है। तो मैं भी लिस्ट कर दूंगा, मैं दोस्त से बोल दूंगा जो लेने वाला है कि 120 रुपए में मुझे बेच देना, ठीक है। तो वो 110 का भी होगा तो वो 120 का मुझसे ले लेगा, अगर 130 का होगा तो वो 120 का ही मुझसे लेगा। ये होता है ग्रे मार्केट, यानी अनऑफिशियल। फ्रेंड्स वगैरह यानी जिस पर विश्वास है उसके लेवल पर हम इसको करते हैं, अनऑफिशियल है सब कुछ। अब देखो, सूचीबद्ध बनाने के कुछ नियम भी तो होंगे। मैंने अभी बोला कि जो हमारा मर्चेंट बैंक का जो दोस्त था, तो वो गया, उसने क्या दिया हमको, उसको क्या दिया, सेबी को हमारा रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट दिया। लेकिन उसने एक बाध्यता लगा दी कि भाई तुमको ये काम करना पड़ेगा तब तुम्हारी कंपनी को लिस्ट करूंगा। तो वो बाध्यता है क्या? मेरी कंपनी है तो निजी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी। तो याद रखना, स्टेटमेंट में ये आया तो सरप्राइज मत हो जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था ये टॉपिक ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि कोई, बिल्कुल ध्यान से देखो क्लास को, अच्छे हाथ में कॉपी पेन और समझते हुए देखना, ठीक है। पूरा फोकस इस लाइन पे। तो रेडी, चलो। यदि कोई गैर सूचीबद्ध निजी कंपनी सूचीबद्ध होना चाहती है, हाँ भाई होना चाहती है मेरी कंपनी, तो उसे अपने स्वामित्व का कम से कम 25% शेयर के रूप में बाजार में जारी करना होगा। यानी मेरी कंपनी अगर 1000 करोड़ की कंपनी है, या छोटा ले लेता हूँ मान 100 करोड़ की कंपनी है, तो उसमें से मुझे 25 करोड़ के शेयर मुझे जारी करने पड़ेंगे मार्केट में, ठीक है। तो ये हो गई मेरी कंपनी के ऊपर बाध्यता, ये नियम है। क्या सार्वजनिक सरकारी कंपनी होना चाहती है लिस्ट? क्या आपने सरकारी कंपनी कभी देखी है? बहुत सारे कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन बहुत सारे बोल रहे होंगे हाँ सर देखी तो है। क्यों नहीं देखी? बिल्कुल देखी। गेल है, सेल है, वेल है। गेल तो सुना होगा ना, पेट्रोलियम के लिए काम करती है, ठीक है। बीएसएनएल तो सुना होगा ना, बीएसएनएल की सरकारी कंपनी है। बीएसएनएल तो सबने सुना होगा, ठीक है। तो अगर इनको शेयर, यहाँ पे क्या करना है, अपनी लिस्ट करवानी है कंपनी, इनके ऊपर कोई सी नियम अनिवार्य नहीं है, कोई सी भी न्यूनतम अनिवार्यता है ही नहीं, ठीक है। चलो आगे समझते गए। अब मैंने बोला था कि मैं पैसे लेने जाऊंगा तो धोला लेके कहीं थोड़ी बैठ जाऊंगा। मैं धोला लेके बैठ गया यूपी के किसी मार्केट में, ठीक है, दिल्ली के पास किसी मार्केट में जाके बैठ गया। ऐसा थोड़ी होता है। एक मार्केट बनाया है, एक ऑफिस, इसके लिए 2 ऑफिस बनाए हैं, एक बनाया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक बनाया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इन दोनों पर कौन रूल रेगुलेशन कौन बनाता है? सेबी बनाती है। ये हमारा कब बनाया गया इसको हम देखते हैं। लेकिन सबसे पहले विश्व का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कब बनाया गया था? एम्स्टर्डम, उसका नाम भी एम्स्टर्डम है, और नीदरलैंड में बनाया गया था 1603 में। सोचो 1603 में बन चुका था। अब बीएससी के बारे में सोचते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो ये चीज संभालती है कि किसका आईपीओ आया है, किसका देना है, किसका लेना है, किसका शेयर कितना हो चुका, इसका हिसाब किताब जो चलता है पूरा, इसका जो मैनेज करता है। सेबी तो बस देखो रूल और रेगुलेशन बनाते हैं, सेबी तो बस इस चीज को कोई ना कोई तो संभालता होगा ना, कि इसके शेयर गिर रहे हैं, इसके शेयर उठ रहे हैं, इसमें शेयर इतना है, इतना इसको देना है, इसको इतना लेना है। तो पूरी चीजें जो संभालती हैं वो 2 मार्केट संभालते हैं हमारे यहाँ, या जो 2 ऑफिस हैं वो संभालते हैं, या 2 स्टॉक एक्सचेंज कंपनी हैं वो संभालती हैं। एक का नाम है बीएससी, एक का नाम है एनएससी। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है यार, 1875 में आता। मुख्यालय क्या है? दलाल स्ट्रीट, मुंबई। ये दलाल स्ट्रीट पता है नाम क्यों पड़ा है इसका? इसी वजह से दलाल काम करते थे पहले, वो बोलते थे कि ये वाला शेयर खरीद लो, ये वाला बेच दो, उनको दलाल बोलते थे। सूचकांक क्या है? सेंसेक्स। ये इंडेक्स जारी करते हैं, उसको सेंसेक्स बोलते हैं। और सेंसेक्स क्या होता है उसको देखते हैं। इनका इंडेक्स क्या है? इन्होंने 30 कंपनियों का एक साथ एक क्या बना दिया? शेयर बना दिया है। यानी एक स्टॉक है। स्टॉक कैसी? जैसे मान लो
ये टाटा कंपनी है, ये रिलायंस कंपनी, इन्होंने 30 कंपनी उठा ली, टॉप जो कंपनीज है इंडिया की, टॉप कंपनीज का क्या बना दिया, एक स्टॉक बना दिया। यानी मैं अगर 1 रुपये डालूंगा, 1 रुपीज इस स्टॉक में डालूंगा, तो मेरा 1 रुपये सिर्फ टाटा को नहीं जाएगा, वो जाएगा मेरे सभी 30 कंपनियों को। यानी 30 कंपनियों का जो एवरेज फायदा होगा, घाटा होगा, वो मुझे यहाँ पे मिलेगा। तो हमेशा सेंसेक्स होता है या जो सेंसेक्स होता है या निफ्टी होती है, उसमें हमको फायदा देखने को मिलता है, लेकिन इसमें एवरेज है, मार्जिन बहुत कम देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर कुछ फायदे में होंगी कुछ कंपनियां, तो कुछ घाटे में भी तो होंगी। ठीक है, तो सेंसेक्स है क्या, 30 मुख्य कंपनियों के स्टॉक से मिलकर बनाया है। बेस ईयर क्या है, 1978 से 79, याद रखना। अब एनएससी क्या, ये भी मार्केट है। 1992 में संचालन कब से हुआ, 1994 से। समिति कौन सी थी, फेरमानी समिति की सिफारिश पर इसको स्टार्ट किया गया था एनएससी को। सूचकांक क्या है, निफ्टी, निफ्टी यानी टॉप 50, नाम ही इसका 50, निफ्टी नहीं है, वो 50 है। ठीक है, लेकिन नाम क्या कर दिया, निफ्टी कर दिया इसका, इसके नाम से, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नाम से क्या कर, इसका एन ले लिया गया, इसलिए निफ्टी कर दिया गया। निफ्टी यानी टॉप 15 कंपनीज, और इसमें कितनी थी, 13 कंपनीज। एज इट इज कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा। ठीक है, अब 2 की जरूरत क्यों पड़ गई भाई हमको कंपनियों की, वो इसलिए पड़ गई क्योंकि एक सिंगल करता तो हो सकता था ये हमसे चार्ज ज़्यादा ले लेता, मोनोपोली हो जाती एक अधिकार। उससे बचने के लिए हमने 2 यहाँ से स्टार्ट किए। ठीक है, और याद रखना जो ऑनलाइन सिस्टम स्टार्ट किया था ना, वो एनएससी ने स्टार्ट किया था सबसे पहले। अब बाजार पूंजीकरण क्या होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन, एम कैप क्या होता है। एम कैप का मतलब क्या, मैंने बार बार आपसे एक वर्ड यूज कर रहा था अभी तक कि उसका कैपिटल कितना है, कैप कितना है। कैप, कैप बहुत सिंपल वर्ड है, हो सकता है आपने ना सुना हो सकता है सुना हो। कैप का सीधा सा मतलब होता है, इसको हम किसी देश के स्तर पर देख सकते हैं, किसी कंपनी के स्तर पर देख सकते हैं। कैसे, सबसे पहले कंपनी के स्तर पर समझ लेते हैं, फिर आप देश के स्तर पर खुद से समझ जाओगे। किसी कंपनी ने 50 शेयर जारी किए, 50 शेयर जारी किए, हर शेयर की कीमत थी 10 रुपए, तो टोटल कितना हो गया, 500 रुपए। इसी को बोलेंगे क्या हम, बाजार पूंजीकरण या मार्केट कैपिटलाइजेशन। यानी इसने मार्केट से कितने रुपए उठाए हैं, 500 रुपए उठाए हैं। अब स्थिति इतनी सिंपल तो होती नहीं है। मैं अपनी कंपनी के शेयर जारी करता हूं तो कैसे करता हूं, मुझे मान लो 25% शेयर जारी करने हैं, मेरी कंपनी है 100 रुपए की। ठीक है, मैं छोटी यूनिट इसलिए बताता हूँ जिससे आपकी समझ अच्छे से विकसित हो। ये 25 रुपीज मुझे चाहिए, मैंने सबसे पहले 5 रुपए के 3 शेयर जारी किए। देखो हिसाब वही आना लौट लाट के सब कुछ, लेकिन बस तरीका अलग अलग हो सकता है। बचे 10 रुपए, 10 रुपए में से मैंने 5 रुपए के लिए क्या किया, 1 रुपए के शेयर जारी किए। 5 गुणा 5, 5 शेयर 5%, 5 रुपए और चाहिए मुझे, इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने 10 शेयर जारी किए, यानी 0.5 पैसे या रुपीज बोल सकते हो। ठीक है, पैसे बोले तो 5 पैसे हो जाएंगे, नहीं 5 रुपीज, 0.5 रुपीज, तो आधे रुपए में 1 शेयर। तो पूरा हिसाब लग के मुझे समझ में आएगा कि 25 रुपीज मैंने क्या लिया, मार्केट से उठाया है। यानी जितने शेयर हैं मेरी कंपनी की और उनकी जितनी वैल्यू है उसको गुणा कर देंगे, बस सिंपल सा फंडा है। और किसी देश की कैसे देखेंगे, एज इट इज, जैसे मैंने बोला अभी, बस खत्म खेल। अब कंपनियों का वर्गीकरण भी तो करते हैं हम, किसके बेसिस पर, एम कैप के आधार पर। स्मॉल कैप कंपनीज किसको बोलते हैं, जिसका 5,000 करोड़ से कम हो। कितने से कम हो, 5K करोड़ से कम हो, 5,000 करोड़ से रुपए से कम हो किसका कैपिटल, स्मॉल कैप। 5 से लेके 20 तक हो, 20,000 करोड़ तक, तो कितना होगा, मिड कैप। और लार्ज कैप किसको बोलते हैं, 20,000 करोड़ रुपए से अधिक हो। जब हम शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं तो हम मैक्सिमम टाइम देखते हैं कि स्मॉल कैप में लगाते हुए लार्ज कैप वाले मार्केट में लगाएं, क्योंकि बड़ी कंपनी होगी, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि ये फेल नहीं होगी। क्या हम ये सोच सकते हैं कि आज रिलायंस फेल हो जाएगी, या जो अडानी ग्रुप है वो फेल हो जाएगा, या जो टाटा ग्रुप है वो फेल हो जाएगा? नहीं सोच सकते। फिर अगर ये तीनों कंपनी बर्बाद हुई, भारतीय अर्थव्यवस्था तो कोलैप्स हो ही जाएगी ना। भारतीय अर्थव्यवस्था क्यों हो जाएगी,
क्योंकि हम 50% से ज़्यादा डिपेंडेंट पूरी इकोनॉमी तो इन्हीं तीनों पर हैं। कैसे? कार का मार्केट देख लो, पेट्रोल का मार्केट देख लो, डेली यूजेस का, रिचार्ज का, फोन्स का, अरे हर चीज का, बिजली का। तो ये अगर ये कंपनी खत्म तो सब कुछ खत्म। इसलिए सबसे ज्यादा हम विश्वास किस पे करते हैं? हम टाटा ग्रुप्स के लेते हैं, टाटा स्टील के ले लेते हैं जब शेयर खरीदते हैं तब। ठीक। अब क्या होता है ब्लू चिप कंपनी एवं जोखिम मापन क्या होता है? ब्लू चिप कंपनी क्या होती है? जिनका एम कैप 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक होता है। एग्जाम्पल के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज, सेकंड अडानी ग्रुप। हमें पता है नियमित लाभांश डिविडेंड देती हूँ, जो लगातार डिविडेंड दे रही हूँ, जो लाभ दे रही हूँ, उनको क्या बोलते हैं? ब्लू चिप कंपनीज। और इस टाइम पे दोनों एग्जाम्पल बहुत सटीक है। अब एक चीज, जोखिम मापन क्या होता है? बीटा। शेयर बाजार में जोखिम को बीटा द्वारा मापा जाता है कि हमने कितना जोखिम लिया, उसको बोलेंगे बीटा। अल्फा क्या होता है? जोखिम लेने पर मिलने वाले अतिरिक्त प्रतिफल को अल्फा कहा जाता है। मान लीजिए मैंने जोखिम लिया, सब लोग शेयर बेच रहे थे 20 रुपए पर, मुझे पता था कि इसका शेयर और महंगा बिकेगा, 22 रुपए तक का बिक सकता है। मैंने जोखिम लिया, उस जोखिम को बोलेंगे बीटा। मुझे 2 रुपए का जो एक्स्ट्रा लाभ होगा उसको बोलेंगे क्या? अल्फा। तो याद रखना। अब सेबी क्या होती है? सेबी पूंजी बाजार को देखती है, डेरिवेटिव को देखती है, म्यूचुअल फंड को देखती है और ईटीएफ को देखती है। अब ये सब चीजें होती क्या हैं उनको देखती हैं। स्थापना कब हुई थी? 1988। देखो सेबी को मैं अलग से और पढ़ाऊंगा अच्छे से जब हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पढ़ेंगे ना। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, आपका गेट जो खत्म हो गया उसके लिए WTO आ गया है वो। फिर हम किस में आएंगे? एशिया में आ जाएंगे। एशिया में AIIB क्या है इसको पढ़ लेंगे। इसके बाद हम इंडिया में आएंगे। ठीक है, आगे हम पढ़ चुके हैं। सेबी हम पढ़ लेंगे अच्छे से, मुख्यालय मुंबई में है। अब महत्वपूर्ण शब्दावली क्या है? अब आपने सर ये तो पढ़ाया नहीं कि डेरिवेटिव क्या होता है। टेंशन मत लो, सब कुछ पढ़ाऊंगा, कुछ नहीं छोड़ने दूंगा। इस क्लास में अगर ना भी हो, इस क्लास में देखो जो स्लाइड है वो तो पढ़ाऊंगा मैं। इसके अलावा भी जो कीवर्ड्स है, मैंने क्या बोल दिया, कीवर्ड्स की क्लास में पढ़ेंगे। तीजड़िया क्या होता है? बाजार में वृद्धि की उम्मीद कर शेयर खरीदने वाले। मैं एक पर्सन हूं, ठीक है, मैं एक पर्सन हूं, मुझे लग रहा है कि ये मार्केट ऊपर जाएगा। ऊपर क्या जाएगा? यानी इसके शेयर बढ़ेंगे, तो मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा। ठीक है, इसको बोलेंगे तीजड़िया, बुल। मैं एक पर्सन हूं, सेम पर्सन, मुझे लग रहा है कि इस कंपनी के जो शेयर हैं वो गिरने वाले हैं, तो गिरावट की आशंका में मैं क्या करूँ? बेच दूंगा। और जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है शेयर मार्केट की, मैं समझाता हूँ कैसे। कि जो शेयर 112 रुपए का मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि ये शेयर महंगा होने वाला है, यानी 120 तक जाने वाला है, तो मैं अभी खरीद लूंगा। और यहाँ पर जो शेयर 112 रुपए का अभी बिक रहा है, मुझे मतलब मुझे नॉलेज है या मुझे प्रीवियस एक्सपीरियंस है या कुछ भी, मुझे लग रहा है कि ये कल या 2 दिन में 110 पे आ जाएगा या 105 पे आ जाएगा। यानी मैं अभी बेच दूंगा तो 112 में बेचेगा, 2 दिन बाद बेचूंगा तो 105 में बेचेगा। मैं अभी बेच दूंगा इसको। तो मैं क्या हूं? एक मदरिया, बियर। अब थर्ड पॉइंट क्या है? भेदिया व्यापार या इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है? गुप्त सूचनाओं के आधार पर ट्रेडिंग सेबी द्वारा प्रतिबंधित कर दी गई है। अगर ऐसा करते पाए जाते तो इलीगल ट्रेडिंग, हर्षद मेहता का नाम सुना था, वो इसी में गया था। ठीक है, उस पर तो बहुत सारे केसेस थे अलग अलग फ्रॉड के, उसमें से ये एक था। अब ये चलता कैसे है? इनसाइड ट्रेडिंग क्या होती है? मान लो जैसे मैं कंपनी में काम करता हूँ, किसमें? जियो कंपनी में, रिलायंस कंपनी, रिलायंस में। ठीक है, रिलायंस में काम करता हूँ। रिलायंस में मैं काम करता हूँ, मेरे जो अंबानी जी हैं उनको भी अभी नॉलेज नहीं है कि क्या हो रहा है। मैं मैनेजर हूँ, मैं संभालता हूँ, मैं सभी कंपनी को देख रहा हूँ। सभी कंपनी का मुझे पता है कि ये घाटे में जाने वाली है या फायदे में जाने वाली है। हमने कुछ नई कंपनी ओपन की हैं या मार्केट में डिमांड बढ़ गई कुछ चीज़ों की। जैसे रिचार्ज पहले 2 करोड़ यूजर्स करवाते थे, अब 5 करोड़ यूजर करवाने लगी। तो रिपोर्ट तैयार होती है, रिपोर्ट मैं तैयार करता हूँ, मैं देखता हूँ, और ये रिपोर्ट मैं जाके यहाँ पे देने वाला हूँ। ये व्यक्ति जाएगा और शेयर मार्केट को बता देगा कि ऐसा ऐसा है। तो इससे क्या होगी? शेयर में वृद्धि होगी कि फायदा हो रहा है, सब लोग शेयर खरीदेंगे।
यानी अगर देखो जहाँ पे लाभ होगा सब लोग वहाँ पे निवेश तो करेंगे ही ना। और ये उनको लालच दिखा देगा, देखो मेरी कंपनी तो आगे बढ़ रही है, निवेश कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक मैनेजर हूँ, मैं क्या करूँगा, जैसे ये फाइल मेरे हाथ में आती है, मैं अपने दोस्त को कॉल करूँगा या मैं अपने घर में कॉल करूँगा अपने किसी भाई को। मैं बोलूँगा कि एक काम करो, 10 लाख के शेयर खरीद लो अभी, किसके, रिलायंस कंपनी के, रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर खरीद लो। क्यों? उसने बोला क्यों? मैं बोलूँगा अभी शांत रहो, सिर्फ ले लो। मैंने बोल दिया, भाई ने बोला करने का तो करने का, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब मैं गया, फाइल मैंने सबमिट की, अंबानी जी ने क्या बोला, मार्केट में गए, देखो मेरी कंपनी और बढ़ चुकी है। इस वजह से शेयर मार्केट बहुत तेजी से बढ़ा। जो 10 लाख रुपए के शेयर मैंने खरीदे थे, कितने, जो शेयर आए थे सिर्फ कितने, 1 लाख शेयर आए थे, यानी 10 रुपए का एक शेयर था। वो एक शेयर 10 रुपए का था, वो एक शेयर 15 लाख का हो गया, सॉरी 15 रुपीज का हो गया, यानी 15 लाख रुपए के। ठीक है, 15 रुपए का हो गए। अब 15 रुपए के हो गए 1 लाख शेयर, जो 10 रुपए के 10 लाख रुपए में खरीदे थे, वो 15 लाख के हो गए सिर्फ 2 दिन में। तो 5 लाख का फायदा मैंने सिर्फ 2 दिन में ले लिया। किसकी वजह से? क्योंकि मुझे नॉलेज थी, मैं इनसाइडर था कंपनी में। तो इनसाइडर ट्रेडिंग, इस पर प्रतिबंध लगा दिया सेबी ने। अब और समझते हैं फ्रंट रनर क्या होता है। ठीक है, इसको देखिए, फ्रंट रनर होता क्या है। जस्ट सेकंड। अपने प्रभाव से शेयरों की मांग बढ़ाकर लाभ कमाना। प्रभाव कैसे हो सकता है? प्रभाव सिर्फ एक ही चीज से होता है, वो है पैसा। पैसा कैसे? जैसे कि सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है मांग और आपूर्ति का। देखो शेयर होते हैं, वो अनलिमिटेड तो होती नहीं है, होती तो सीमित ही है। यानी अगर उसने, किसी कंपनी ने 1 लाख शेयर जारी किए, रेट कीमत कितनी भी हो सकती है। एग्जाम्पल आपको जो मानना, 100 रुपये मानना है, 1 लाख शेयर की कितनी मान सकते हो? 1 करोड़ रुपए मान लो। 1 करोड़ रुपए रेट, इनकी प्राइस मान लो, या कीमत मान लो, या कीमत बोलो इसकी, ठीक है, हिंदी में वर्ड अच्छा वर्ड लगेगा। यानी एक शेयर 100 रुपए का है। मैं क्या करता हूँ, अभी देखो इसके 1 लाख इसने जारी किए, उसमें से 1 लाख में से 20,000 तो बिक गए, बच्चे 80,000 शेयर इसके। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं अपना पूरा पैसा नहीं, जितना मुझे पैसा लगाना है इसको प्रभावित करने के लिए, कैसे, मैं इसके पूरे 80,000 कैसे करूंगा, मैं 10,000 शेयर खरीद लूंगा, इसकी 10,000 शेयर खरीद लिए, 1 घंटे बाद 10,000 शेयर फिर खरीद लिए, 1 घंटे बाद 10,000 शेयर फिर खरीद लिए। उससे होगा क्या, जिन्होंने 20,000 वालों ने खरीदे थे, वो इसको बेचने की कोशिश करेंगे। वो बोलेंगे कि मैंने इसको खरीदा था कितने, 100 रुपए का खरीदा था, मैं इसको बेचूंगा 105 का। मैं बोलूंगा लाओ मुझे दो 105 रुपए का, तो 105 का मैंने ले लिया। तो पूरे मार्केट, पूरे इंडिया को दिख रहा है कि इसका शेयर बिक रहा है बहुत तेजी से, यानी हम भी ले लें इस टाइम पे तो फायदे में रहेंगे। मैंने 10,000, सॉरी कितने का, हाँ 1 लाख, 10,000 शेयर फिर खरीद ली, यानी 20,000 से जाते जाते मैंने 80,000 शेयर मेरे पास हो गए इसके, बच्चे 20,000 शेयर इसके पास। मार्केट में आपूर्ति कम, इसकी सबको लग रहा है कि फायदे में है, क्योंकि शेयर खरीद रहे हैं बहुत, और जब शेयर खरीदे जाते हैं तब इसका मार्केट है वो ऊपर जाता है, यानी शेयर महंगे होते हैं, कहते। पहले मैं 100 रुपए का खरीदा था फर्स्ट टाइम जब मैंने खरीदा, उसके बाद जब मैंने 10,000 फिर खरीदे ना, तब मुझको पड़े थे वो 105 रुपए का, 5 रुपए के हिसाब से। जब मैंने अगली बार 10,000 शेयर खरीदे तब मुझको पड़ा वो 110 रुपए की। तो ऐसे महंगे होते होते मैंने उसको कब तक खरीदा, 120 रुपए तक। कब को लगा कि ये महंगा होता जा रहा है भाई, होता जा रहा है, और फायदे के लिए। अब देखो आपको लग रहा होगा, देखो सब लोग बेवकूफ तो है नहीं, कैसे फंस जाते होंगे, फंस जाते हैं कैसे। ये पूरा देखो, ये ग्राफ है कंपनी का, शेयर ऐसे जा रहा है, पूरे ऐसे जाता जा रहा है, ऐसे जाता जा रहा है। सबको क्या लग रहा है कि मैं यहाँ पैसे लगाऊंगा और यहाँ पे निकाल लूंगा, जाएगा तो ये 100%। सबकी देखो संभावना है, सब प्रेडिक्शन करते हैं। तो मैं तो सिर्फ 1 दिन के लिए लगाऊंगा फायदे के लिए, तो बहुत से लोग निकाल भी ले जाते हैं। जैसे मुझे पता है कि मुझे जो मैं पैसे वाला हूँ, तो जो मैं 10,000 खरीद रहा हूँ, 10,000, तो मुझे पता है मैं इस लिमिट तक खरीदूंगा। अब बहुत सारे लोग आएंगे यहाँ पे खरीदेंगे, यहाँ पे बेच जाएंगे, मुझे ही बेच देंगे वो, यानी मुझसे फायदा उठा ले जाएंगे। अच्छी बात है, जहाँ पे भी अच्छी बात है, लेकिन
जैसे ही यहाँ पे पहुंचूंगा मैं क्या करूंगा, अब शेयर की कीमत हो चुकी है, वो हो चुकी है 140। कुछ शेयर मैंने खरीदे थे 100 रुपए के, कुछ खरीदे फिर मैंने 105 के, कुछ खरीदे 110 के, ऐसे करते करते मैंने 130 तक खरीदे थे। सभी शेयरों की कीमत कितनी हो चुकी है 140, क्योंकि बिक रहे हैं बहुत ज्यादा। अब मैं पूरे 80,000 शेयर पूरे बेच दूंगा पूरे मार्केट में एक साथ। और जब मैं एक साथ बेचूंगा तो मुझे तो 140 का मिल गया, लेकिन मैंने जैसे ही उसको बेचना शुरू किया ना, पूरी कंपनी का ग्राफ ऐसे आ गया। यानी यहाँ पर जिन्होंने इन्वेस्ट किया था 140 पे जाके, वो घाटा खा गए, दोबारा स्लॉट के 100 रुपए पे आ गया। इस तरीके से आपने सुना होगा कि बहुत सारे शेयर मार्केट में पैसे वाले बनते जाते हैं और गरीब गरीब रहता जाता है। एज इट इज यही चीज यूज की थी किसने, हर्षद मेहता ने। वो खुद मार्केट को ऐसे ही बढ़ाता था और बेच देता था, और घटाता भी ऐसे ही था वो। ठीक है, अब निपटान चक्र क्या होता है। पहले क्या होता था, मैंने शेयर खरीदा तो 5 दिन बाद वो मेरे अकाउंट में दिखेगा। बाद में T+3 हुआ, यानी मैंने आज ट्रेड किया और जिस दिन निपटान हुआ, तो निपटान की तिथि क्या है, यानी मेरे अकाउंट में वो कब दिखेगा शेयर। तो पहले T+2 था, अब T+1 चल रहा है, यानी सिर्फ एक दिन। आज मैंने खरीदा, सोमवार को शेयर खरीदा मैंने, और मंगलवार को मेरे डीमेट अकाउंट में आ जाएगा। अब डीमेट अकाउंट क्या होता है उसको हम समझेंगे अभी। मुख्य तथ्य क्या है, भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा देश है जिसने T+1 को लागू किया है। T+1 क्या है, मैंने ट्रेड किया, मैंने व्यापार किया, शेयर खरीदा, एक दिन के अंदर मेरे अकाउंट में वो आ जाएगा। ठीक है, इंस्टेंट। हाँ ठीक है, आगे चलता है जैसे। और अब तो हमने स्टार्ट क्या कर दिया, अब हमने स्टार्ट कर दिया T+0, यानी इंस्टेंट आ जाएगा, आज किया है आज ही आ जाएगा। ठीक है, अब दो टाइप्स के प्रकार होते हैं ट्रेडिंग के। ट्रेडिंग के दो प्रकार होते हैं, एक इंट्रा ट्रेड, यानी इंट्रा ट्रेडिंग में क्या होता है, उसी दिन सेम डे सेटलमेंट या निपटान करना होता है। इंट्रा ट्रेड यानी इसमें T+1 से करना पड़ता है। तो इंट्रा ट्रेड क्या है, T+1, इंट्रा ट्रेड क्या है, सेम डे। तो याद रखना बस, ठीक है, इस चीज में कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। इंट्रा ट्रेड यानी सेम डे, इंट्रा ट्रेड यानी T+1। सेबी का T+1 निपटान चक्र कब से स्टार्ट हुआ, 2024 से स्टार्ट हुआ है। क्यों किया गया है, रियल टाइम यूज करने के लिए, जिससे क्या हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की जरूरत है, सेबी द्वारा इसे केवल 25 कंपनियों के शेयर में ही लागू किया गया है, सिर्फ 25 कंपनियों के लिए। किसको, T+0 को। सेटलमेंट जो साइकिल स्टार्ट की T+0, यानी सेम डे ट्रेड हो जाएगा, वो किस कंपनियों में, सिर्फ 25 कंपनीज में। अब क्या है, यह शेयर बाजार में तरलता में वृद्धि करता है, यानी लोग पैसे खरीदते हैं बेचते हैं तो क्या तरलता में वृद्धि होती है। चुनौती क्या है, विदेशी निवेशकों को समस्या होती है। समस्या क्यों होती है, टाइम अलग होता है ना। किसी ने 11 बजे खरीदा, ठीक है, तो उसने 11 बजे खरीदा तो उसका डे यहाँ पे टाइम अलग होगा। तो अगर उसने T+1 से किया, यानी उसका एक दिन बाद उसका शेयर दिखेगा, उसको बेचना हो तो उसका टाइम अलग होगा, हमारा टाइम अलग होगा। तो आप समझ गए होंगे ना, टाइम अलग अलग होता है तो दिक्कत आएगी। तो बस उसी दिक्कत से बचने के लिए अब डीमेट अकाउंट क्या होता है। डीमेट अकाउंट कुछ नहीं होता, जो पहले मैंने बोला डॉक्यूमेंट होते हैं, अब उसको एक अकाउंट बोल दिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे हमारे पास यूपीआई होती है। अब यूपीआई ऐसे तो नहीं कि मैं कैमरे से कर देता हूँ, मैंने कैमरा ओपन किया अपना फोन का, उससे मेरा यूपीआई हो जाता होगा, नहीं ऐसे नहीं होता है। फिर कैसे होता है, वो होता है एक स्पेसिफिक ऐप से, जैसे कि फोन पे है, ठीक है, उसी से यूपीआई होगा ना। उसी तरह से एक ऐप होता है, एक अकाउंट होता है डीमेट अकाउंट। तो क्या मैं सिंपल अकाउंट से शेयर मार्केट में क्या शेयर खरीद सकता हूँ, नहीं खरीद सकता, मुझे अकाउंट चाहिए डीमेट अकाउंट। ठीक है, तो उसको डीमेटलाइजेशन कर दिया गया है। अब हर चीज ऐसे दिखेगी आपको फोन पे। ये दो टाइप की होती है, एक NSDL एक CDSL। कुछ नहीं है, बस सिंपल से बस याद करने की जरूरत है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। क्या, शेयर और बॉन्ड की ऑनलाइन खरीद बिक्री के लिए अनिवार्य है, भौतिक शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखने का कार्य करता है। आगे चलते हैं। अब म्यूचुअल फंड क्या होता है इसको समझते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है, बिना टेंशन लिए अच्छे समझते हैं इसको। अब समझो इसको। अब होता क्या है, देखो, हर इन्वेस्टर समझदार नहीं होता, हर इन्वेस्टर को समझ नहीं होती कि कौन सी कंपनी में हमको शेयर
क्या खरीदना है या बेचना है, कब खरीदना है कब बेचना है, किससे खरीदना है किसको बेचना है, ये चीज़ें पता नहीं होती हैं। जैसे मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं है शेयर मार्केट के बारे में, रियलिटी में अगर मैं रियलिटी में दूँ तो मुझे शेयर मार्केट के अंदर की नॉलेज नहीं है कि कैसे शेयर लगाए जाते हैं, कैसे उनको खरीदा जाता है, कब बेचा जाता है। इसके लिए एक विशेषज्ञता होनी चाहिए। अगर विशेषज्ञता नहीं होगी, आँख बंद करके शेयर खरीदोगे, बेचोगे, हमेशा घाटे में जाओगे, हमेशा, ऑलवेज। ऐसा नहीं है कि किस्मत, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे क्या पता किस्मत से करोड़पति बन जाए, ऐसे नहीं बनते हैं, कभी नहीं बनते, कोई नहीं बना आज तक। बर्बाद ज़रूर हुए होंगे, ठीक है? तो उसके लिए क्या करते हैं, एक कंपनी होती है, पेशेवर कोष प्रबंधक, प्रोफेशनल फंड मैनेजर होता है एक। वो क्या बोलता है, वो एक पूल बनाता है, पूल यानी एक बोलेगा ये बैग है, इसमें आप सब पैसे डाल दो अपने। यानी ये लोग हैं, वो किसी कंपनी में निवेश नहीं करेंगे। वो क्या बोलेंगे, वो लोग सभी लोग इस इन्वेस्ट में करेंगे, इसमें पैसे डाल देंगे। एज इट इज जैसे पी नोट्स था। पी नोट्स क्यों कर रहे थे, बचने के लिए, तेजी से बचने के लिए। लेकिन ये यूज क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इनके पास नॉलेज नहीं है। नॉलेज इसके पास है, देखो सिंपल सी बात है, इसके पास पैसे नहीं है, इसके पास नॉलेज नहीं है। तो दोनों ने बोला क्यों ना दोनों मिलके काम किया जाए। तो बोलो बिल्कुल। उन्होंने, इसने पूछा भाई कैसे, तो इसने बोला कि भाई ऐसे कि मुझे नॉलेज है, तुम सभी लोग मुझे पैसे दो, मैं पैसे को इन्वेस्ट करूंगा मार्केट में, मार्केट में जितना फायदा होगा उसमें से सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो इसने पूछा भाई फिर तुम्हें क्या फायदा। तो बोल रहा है, ये व्यक्ति बोल रहा है, जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो बोल रही है कि तुम मुझे 5% दे देना 100% में से, ठीक है, सबके हिस्से में जितना आएगा उतना दे देना मुझको। यानी जैसे यहाँ पे 5 लोग हैं, 5 लोगों को फायदा हुआ है, कितने, 5 लोगों ने बेचा है कितना, जैसे 100 रुपये का खरीदा था, 100 रुपये इन्होंने लगाए थे, इनको 150 रुपये मिल गए सभी को, 5 लोगों को मिल गए। यानी हर एक व्यक्ति को कितना मिला, इसमें 20 रुपये लगाए थे, 25 रुपये मिल चुके हैं, ठीक है, 25 रुपये मिल चुके हैं। जस्ट अ सेकेंड, हाँ 20 रुपये लगाए थे ना, हाँ 30 हो चुके हैं, 30 रुपये, यानी हर एक को 10 रुपये का लाभ हुआ है। 5% इसको देना है, तो हर एक व्यक्ति कितना दे देगा, 5% किस में से दे देगा, 30% का जो भी 5% होगा वो इस व्यक्ति को दे देगा। यानी इसको भी लाभ होगा और इनको भी लाभ होगा, इनको टेंशन नहीं है, इनका पैसा लगा दिया। और अगर आप भी इन्वेस्ट करना चाहें रियलिटी में, तो आप म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करें हमेशा, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करता है। निवेश के बदले क्या मिलता है, यूनिट्स देता है। यूनिट्स कौन देती है, कंपनी देती है। कि जैसे मैंने बताया था आपको, अरे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 100 व्यक्ति हैं, 100 शेयर हो जाएंगे उनकी, ये पैसे लगा देगा इसमें से, जितने का फायदा होगा इसमें से परसेंट बेसिस ये ले लेगा, घाटा होगा तो भी इन सब का घाटा, फायदा होगा तो भी इनका घाटा, यानी बात बराबर है। अब मूल्य निर्भर क्या होता है, नेट एसेट वैल्यू मूल्य पर निर्भर करता है कि किस तरीके से इसमें फायदा होगा या घाटा होगा। नियामक कौन होती है, सेबी होती है। केवाईसी आवश्यक है, डीमैट अनिवार्य नहीं है। यानी हम डायरेक्ट पैसे किसी म्यूचुअल फंड कंपनी में जाके, ऑफिस में जाके सबमिट कर सकते हैं। क्या हमको किसी डीमैट अकाउंट की ज़रूरत है, यहाँ ज़रूरत नहीं है बिल्कुल, क्योंकि हम वो यूनिट का जो कागज़ है हमारा, वो मैं बैंक जाऊँगा या जो भी म्यूचुअल फंड कंपनी होगी उसके ऑफिस में जाऊँगा, तो वो सबमिट करके मुझे अपना जो यूनिट्स मिली थी मुझको, उसके बदले मुझे पैसे मिल जाएंगे। शुरुआत कब हुई, 1964 में। यानी केवाईसी आवश्यक है, डीमैट अनिवार्य नहीं है। डीमैट अनिवार्य कब होगा, जब हम डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन इसमें तो हम डायरेक्ट शेयर मार्केट में है ही नहीं ना, हम तो इनडायरेक्ट हैं। किसके थ्रू हैं, इस व्यक्ति के थ्रू, बस। अब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता क्या है, कुछ नहीं, टोकरी होती है एज इट इज, जो मैंने आपको निफ्टी समझाया था, निफ्टी सेंसेक्स यानी टॉप 50 कंपनीज की क्या वैल्यूएशन। यानी अगर मैं 100 रुपये सबमिट कर रहा हूँ, 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो ये एक टोकरी में जाएगी जिसमें क्या है, निफ्टी की टोकरी है। निफ्टी की टोकरी यानी 50 टॉप कंपनीज में मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ। इसका जो एवरेज प्लस फायदा या जो घाटा होगा उसके अकॉर्डिंग मुझे फायदा मिल जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बोलते हैं। शेयर या बॉन्ड की टोकरी जो किसी सूचकांक का अनुसरण करती है। सूचकांक यानी कैसे, सेंसेक्स और निफ्टी का। उदाहरण क्या है, सीपीएसई ईटीएफ है, भारत 22 है, भारत बॉन्ड
ETF है। ठीक है, क्या अनिवार्य क्या है इसमें? डीमैट खाता अनिवार्य होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इसमें हम डायरेक्ट ही तो कर रहे हैं, शेयर तो हम डायरेक्ट खरीद रहे हैं ना, लेकिन हम किसके रूप में खरीद रहे हैं? स्टॉक के रूप में, यानी एक इकट्ठी डलिया, इसको डलिया बोलते हैं, यानी इसको क्या बोलते हैं? एक टोकरी, टोकरी को खरीद रहे हैं जिसमें सभी के शेयर हैं। अगर मैं 100 रुपये लगाऊंगा तब भी सभी कंपनियों को बराबर जाएगा। अगर मैं इसमें से कितना डालूंगा, इसमें 500 रुपये डालूंगा तब भी सभी को इक्वल पैसे जाएंगे। और इसका एवरेज जो फायदा होगा, अब एवरेज फायदे का मतलब क्या है यहाँ पे? जैसे 10 कंपनी है, 10 कंपनी में मैंने 1-1 रुपये लगाया सबको, 5 कंपनी ने क्या किया? घाटा हो गया सबको 50%, यानी 0.5 रुपीज़ बचे मेरे, यानी 2.5 रुपये बचे। 5 रुपये दिए थे मैंने 5 कंपनियों को इसमें से, और इन 5 कंपनियों को दिए थे, इनके पास बचे 2.5 रुपये। अब इनमें 5 रुपये में जो दिए, इनको 2x का फायदा हो गया, यानी ये 10 रुपये हो गए। तो मुझे टोटल कितने में लगे? 12.5। तो मेरा एवरेज था जो टोटल, वो कितना हो गया? 2.5 एक्स्ट्रा, जो प्लस एड ऑन था। तो मुझे 2.5 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो ये हो गया ETF। डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव का मतलब होता है ऐसी प्रतिभूति जिसका स्वयं का कोई मूल्य नहीं होता, मूल्य अंतर्निहित संपत्ति, शेयर, बॉन्ड, गोल्ड से प्राप्त करती है। जैसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, जैसे कि मैं एक व्यक्ति हूं। देखो, चित्र तो मैं बहुत अच्छे बनाता हूँ, देखो कितना सुंदर है, बिल्कुल है। इसके हाथों बना दो अच्छे से, कोट पैंट बाद में पहना देंगे, ठीक है, पहले समझ लो। अब क्या होता है, मैंने अपने दोस्त से बोला कि तुम्हारा जो शेयर है या बॉन्ड है, मैं इसे 2 महीने बाद इस तारीख को, यानी मैं देता हूँ डेट, देता हूँ 12 अप्रैल को, जिसके रेट आज 100 रुपये है, मैं इसको 120 रुपये का खरीदूंगा। तो आप सबके मन में सवाल होगा कि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप उल्टा इतना महंगा क्यों खरीद रहे हो? क्योंकि मुझे नॉलेज है अप्रैल तक इसकी रेट हो जाएगी, वो हो जाएगी 140 रुपये, ठीक है। और 12 अप्रैल को मैंने वेट किया, 12 अप्रैल हो गया और इसकी रेट हो गई 141 रुपये। यानी अब मेरे पास जो मेरे बीच और उसके बीच जो एग्रीमेंट था, उसको बोलते हैं डेरिवेटिव। एग्रीमेंट है तो ऐसा नहीं वो मुझको 141 में बेचेगा, क्योंकि मेरे और उसके बीच में 120 रुपये का ही एग्रीमेंट है, तो मैं उससे 120 रुपये में ही उसको खरीद लूंगा। ये क्या है? फ्यूचर ऑप्शंस हैं, ये बाध्यकारी अनुबंध होते हैं, ठीक है। और मान लो मेरा प्रेडिक्शन गलत गया, 120 की जगह वो कितना है, रियलिटी में उस शेयर की कीमत कितनी, 110 रुपये, तब भी मुझे उस शेयर को 120 रुपये में ही खरीदना होगा, क्योंकि मैंने उससे एग्रीमेंट किया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया एक टाइप डेरिवेटिव का, जिसका फ्यूचर वाला। एक है फॉरवर्ड, ये अनौपचारिक होता है और गैर बाध्यकारी अनुबंध होता है, ठीक है। अब इसको समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है और ये चीज़ है क्या? फॉरवर्ड का मतलब होता है फ्यूचर के लिए, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है, मतलब तो एक ही है दोनों का। जस्ट अ सेकेंड, ये काम करने का, जस्ट अ सेकेंड, ये थोड़ा सा वर्क नहीं कर रहा है अभी, हाँ हो रहा है। फॉरवर्ड अनौपचारिक या गैर बाध्यकारी अनुबंध होता है, ये अनऑफिशियली होता है, यानी किसी का कागज वगैरह लेते हैं, ये सिर्फ क्या करते हैं आपस में लोग कर लेते हैं फॉरवर्ड, यानी फ्यूचर के लिए। ये क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से औपचारिक और बाध्यकारी अनुबंध। यानी मैंने उससे बोल दिया कि कोई शेयर 2,000 रुपये का, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था आपको, 2,000 का शेयर जो अभी है, मुझे पता है उसकी कीमत 3,000 होने वाली है, लेकिन मुझे पता है सर, मैंने उसके साथ क्या किया, एक एग्रीमेंट किया जिसको मैं डेरिवेटिव बोलता हूँ, मैंने उसको खरीदा हुआ है। मैंने बोला मैं आप तुमसे 2,700 का रुपये खरीदूंगा, अगर ये 3,000 का हो गया तो मैं इसको खरीद लूँगा, और अगर ये 2,200 का हो पाया सिर्फ, तब भी मुझे 2,700 खरीदना पड़ेगा, यानी ये बाध्यकारी है, यानी दोनों मेरी मजबूरी है, मुझको खरीदना ही होगा, ठीक है, चाहे मुझे फ़ायदा हो या ना हो। लेकिन इसका भी दूसरा ऑप्शन होता है, एक होता है ऑप्शन, ये होता है डेरिवेटिव का, एक होता है ऑप्शन। हमारे पास एक ऑप्शन का ऑप्शन होता है, यानी इसका नाम ही ऑप्शन है। एक होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है फुट ऑप्शन, यानी इसमें खरीदने का विकल्प होता है। कॉल ऑप्शन यानी मैंने बोल दिया कि जो 2,000 की चीज़ थी मैं 2,700 में खरीदूंगा, अगर 3,000 का हो गया तो मैं इसको खरीद लूँगा, क्योंकि मुझे पता है 300 रुपये का लाभ हो गया।
लेकिन अगर ये सस्ता रह गया 2200 रुपये का, तो मैं इसको छोड़ सकता हूँ, मैं बोलूँगा कि मुझे नहीं लेना। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। तो ये है मेरा कॉल ऑप्शन। और पुट ऑप्शन क्या है? बेचने का विकल्प। मेरे दोस्त की तरफ से उसको ये ऑप्शन होता है, जैसे कि मेरा और उसका एग्रीमेंट था कि मैं 2700 में उससे खरीदूंगा तो वो 2700 में मुझको बेच देगा। लेकिन अगर उसको लगता है जैसे कि ये कि मैं उसको महंगा दे रहा हूँ या मैं उससे सस्ता खरीद रहा हूँ, सस्ता कैसे कि ये 3000 का हो गया और 2700 में मैं उसको बेच रहा हूँ, तो वो मना भी कर सकता है मुझसे। उसकी मजबूरी नहीं है कि वो 2700 में मुझे बेचे। ठीक है, तो इसमें हमारी मर्जी होती है, ये हम पर बाध्यकारी होते हैं दोनों। ठीक है, इसमें हम खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं, मना भी कर सकते हैं। यानी इसका सीधा सीधा सा मतलब है मना कर सकते हैं। यानी मेरा जो दोस्त है वो 2700 रुपये जो 3000 का हो चुका है शेयर, वो मना कर सकता है मुझे 27 रुपये में देते वक्त। ठीक है, और कॉल ऑप्शन में मैं मना कर सकता हूँ। अगर शेयर 2200 का है तो मैं बोल दूंगा कि भाई मैं नहीं खरीद पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास 27 रुपये है ही नहीं, क्योंकि मैं घाटे में चला जाऊंगा। तो इसको बोलते हैं डेरिवेटिव। ठीक है, अब एक्सचेंज रेट क्या होती है मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखो, कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है। कैसे, उसको समझते हैं। जैसे $1 बराबर 83 है, तो ये भी क्या है? एक्सचेंज रेट है कि एक मुद्रा को हम दूसरी मुद्रा में बदल रहे हैं। कन्वर्टिबिलिटी रुपी ऑफ रुपीज में भी हमने भी यही चीज पढ़ी। विनिमय दर का महत्व क्या होता है? आयात निर्यात को प्रभावित करती है? बिल्कुल करती है, क्यों नहीं करेगी। उसको समझाऊंगा मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको कि कैसे प्रभावित करती है। विदेशी निवेश पर प्रभाव पड़ता है, विदेशी यात्रा पर प्रभाव पड़ता है, महंगाई दर पर असर पड़ता है, भुगतान संतुलन पर सीधा संबंध होता है। भुगतान संतुलन को हम पढ़ चुके हैं, सीधा प्रभाव कैसे पड़ता है। विनिमय दर का प्रकार कैसे होते हैं? एक होती है स्थिर विनिमय दर, फिक्स्ड। आपकी क्या एक्सचेंज रेट, वो क्या होती है? यहाँ पे अगर हमारी कीमत 90 रुपए है ना, रुपए की, तो वो सरकार ही इसको 91 कर सकती है या इसको 89 कर सकती है। यानी फ्लोटिंग नहीं है, यानी ये बाजार पर आधारित नहीं है, सरकार निर्धारित करेगी इसको। सेकंड क्या है? मांग और आपूर्ति से तय होगी। मैं आपको समझाऊंगा कि मांग और आपूर्ति से कैसे प्रभावित होती है। थर्ड है प्रबंधित परिवर्ती, यानी ये बाजार तय करता है कि इसकी कीमत बढ़ेगी या घटेगी। जैसे रुपए की कीमत अभी गिर रही है डॉलर के मुकाबले, तो बाजार तय कर रहा है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर केंद्रीय बैंक हस्तक्षेप कर सकता है। आरबीआई बोल सकती है कि नहीं, अब इसकी कीमत 93 रुपीज ही रहेगी। अब किस तरीके से काम करता है उसको देखेंगे हम। जैसे सबसे पहले इस छोटे से कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्या है कॉन्सेप्ट। ठीक है, रुपए के मजबूत होने पर और कमजोर होने पर को हम कैसे समझते हैं, जस्ट सेकेंड। ठीक है, मजबूत होना क्या होता है? देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या समझ लेते हैं कि 1 रुपये बराबर अगर 90 रुपए हैं, सॉरी $1 बराबर अगर 90 रुपए हैं और $1 बराबर 95 रुपीज हैं, तो ये मजबूत है। लेकिन ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है बिल्कुल। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लो। यूएसए में एक शॉप है जहाँ पे ये डेयरी मिल्क मिलती है $1 की। ठीक है, जैसे आज मैंने देखा था 10 दिन पहले, मैंने जब इस चॉकलेट को लिया था तब मैंने इसके लिए $1 दिया, लेकिन उस टाइम पे मेरी करेंसी थी रुपए की, वो थी कितनी? 80 रुपये, यानी $1 बराबर 80 रुपीज थे। ठीक है, तो मैंने इसके लिए कितने रुपए चुकाए? 80 रुपये। लेकिन आज अगर मैंने देखा $1 बराबर कितने हो चुके हैं? 90 रुपये। यानी इसकी कीमत तो सेम ही है, बिल्कुल $1 ही है, लेकिन मुझे इसके लिए ज़्यादा रुपए चुकाने पड़ेंगे, यानी 90 रुपये देने पड़ेंगे, क्योंकि डॉलर महंगा हो गया है रुपए की तुलना में, यानी रुपए गिर चुका है डॉलर की तुलना में। ठीक है, तो यहाँ पे कमजोर हुआ है या मजबूत हुआ है? कमजोर हुआ है, क्योंकि हमको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं किसी चीज़ को लेने में। अब इससे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। देखो, अगर पैसा कमजोर होगा तो आयात महंगा होगा, 100% होगा। मैंने बोला ना, डेयरी मिल्क लेने जाएंगे तो जो डेयरी मिल्क 80 रुपए की आ रही थी वो 90 रुपए की आ रही है अब। तो आयात महंगा, निर्यात सस्ता हो जाएगा। निर्यात सस्ता कैसे हो जाएगा? जैसे कि मेरे यहाँ एक चॉकलेट आती है, जैसे संतरे की गोली सबने खाई होगी, संतरे की गोली सबने खाई होगी मैक्सिमम, ट्रेन में तो खाई होगी, कभी ना कभी बैठे होंगे तो, नहीं तो बचपन में तो सभी ने खाई होगी ना, अच्छी लगती थी, अब तो आती नहीं अच्छी वाली। तो वो आती 1 रुपए की एक,
1 रुपए की एक विदेशी व्यक्ति आया, मेरा दोस्त है अल्फ्रेड, मेरा एक दोस्त है अल्फ्रेड, वो आया इंडिया से खरीदने कुछ सामान। तो क्या, तो 1 रुपए में एक खरीदा उसने 8 दिन पहले, तब उसको मिली थी 80 संतरे की गोली, क्योंकि $1 बराबर 80 रुपए था उस समय। पर आज हो चुका है 90 रुपए $1 बराबर, और आज वो लेने आया तो उसको 90 संतरे की गोली मिली। उसने तो $1 ही दिया ना बस। 8 दिन पहले भी उसने $1 दिया था बस, और आज भी उसने $1 दिया बस, लेकिन उसको यहाँ पे सस्ता पड़ गया, यानी निर्यात सस्ता हो गया। आयात महंगे कैसा हुआ, मैंने यहाँ पे समझाया आपको डेयरी मिल्क के थ्रू। वैसे ही अगर रुपया मजबूत होता है तो आयात सस्ता हो जाएगा, यानी डेयरी मिल्क हमको सस्ती पड़ जाएगी। जो पहले 80 रुपए में लाए थे हम, 80 रुपए चुका के, अब हमको 75 रुपए में, अगर $1 बराबर 75 रुपए हो गए तो हमको सिर्फ 75 रुपए देने पड़ेंगे अब इसको, यानी आया सस्ता, लेकिन निर्यात महंगा हो जाएगा। मेरे दोस्त को अल्फ्रेड को जो 8 दिन पहले जो 80 संतरे की गोली मिली थी वो सिर्फ 75 मिलेंगी अब, यानी आयात सस्ता हो गया, निर्यात महंगा हो गया। ये कॉन्सेप्ट बहुत आसान तो है, लेकिन कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए टाइम टू टाइम इसका रिवीजन करते रहना, और एग्जाम्पल के थ्रू खुद एग्जाम्पल बनाना नए नए। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बता दिया, मैंने इंस्टेंट बनाया था, मेरा दोस्त अल्फ्रेड कि डेयरी मिल्क खरीदी, संतरे की गोली खरीदी। आप कार पे ले लो कि कार खरीदी, कुछ इतनी यूनिट्स खरीदी, तो आप एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ोगे ना तो ज़्यादा आसानी होगी आपको पढ़ने में। विनिमय दर को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं? विदेशी निवेश का प्रभाव प्रभावित करते हैं, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि ये फ्लो कैसे होता है। देखो, हमारी जो करेंसी होती है, मुद्रा होती है, जिसको हम हिंदी में मुद्रा बोलते हैं, है तो ये सीमित ही, और है तो ये एक वस्तु की तरह ही, यानी हमारे देश में यानी हो सकता है 1 लाख, देखो बहुत कम बोलूँगा, यूनिट में हमेशा कम लेके चलता हूँ, 1 लाख करेंसी है, बस 1 लाख रुपए की करेंसी है, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे डॉलर पे चलती है पूरी इंटरनेशनल जो मार्केट चलता है, जो व्यापार चल रहा है, जो ट्रेड चलता है, वो डॉलर पे चलता है। हम बात क्यों कर रहे हैं डी डॉलराइजेशन की? क्योंकि जिससे हम अमेरिका पे डिपेंडेंट ना रहें, डॉलर पे। क्यों? हर चीज़ डॉलर पे आ रही है, हम इंपोर्ट बहुत करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था बैलेंस ऑफ पेमेंट में, वस्तुओं का, किससे? मैक्सिमम अमेरिका से और चाइना से, और रशिया से भी हम ऑयल बहुत लेते हैं, उसमें भी ऑयल बहुत लेते हैं हम। इंपोर्ट बहुत करते हैं, उसके लिए हमको चाहिए क्या? डॉलर। डॉलर कौन देता है? अमेरिका। अब अमेरिका के पास भी तो सीमित ही हैं डॉलर, उसके पास सीमित ही तो हैं डॉलर। तो अगर उसके पास सीमित है डॉलर, कोई चीज़ कम है, पैसा ज़्यादा है, तो वो चीज़ महंगी होगी ना। आपूर्ति कम है, मांग ज़्यादा है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ पहले स्टार्टिंग क्लास में, मैंने 5 से 10 और पढ़ा दिया ये। अगर आपूर्ति कम है, मांग ज़्यादा है, तो ये चीज़ महंगी होगी, इसीलिए डॉलर महंगा होता है। इसलिए क्या बोलते हैं, मांग और आपूर्ति से क्या होती है, फ्लोटिंग, किसकी? एक्सचेंज रेट की, कि डॉलर महंगा होगा या रुपया महंगा होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करता है। अब यही एग्जैक्ट ये बता दो, महंगाई दर क्या बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। जो चॉकलेट पहले 80 रुपए की आ रही थी विदेश से, वो 90 रुपए की आएगी। व्यापार घाटा होगा क्या? बिल्कुल होगा। हम निर्यात पहले इतना कर पा रहे थे 80 रुपए का, अब कम कर पा रहे हैं। विदेश निवेश का प्रभाव बढ़ेगा घटेगा, इस पर प्रभावित करता है। ब्याज दर प्रभावित होंगी, वैश्विक डॉलर की मांग बढ़ेगी भी और घटेगी भी, वो अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार है। अब लास्ट है, हाँ नहीं लास्ट नहीं, मसाला बॉन्ड बेस के बाद रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या होती है? हम क्या करते हैं, जिन जिन देशों से हम अपना क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, उनकी करेंसी से हम अपनी तुलना करते हैं कि हम उनके कितने एवरेज में हैं, ठीक है। यानी वह विनिमय दर को मुद्रास्फीति के अंतर से समायोजित करके जस्ट अ सेकंड, पहले नीर पढ़ेंगे। नीर नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या होती है? किसी देश की मुद्रा का एक साथ कई प्रमुख व्यापारी साझेदार देशों की मुद्राओं के मुकाबले औसत मूल्य। जैसे आज हमारा जो $1 बराबर कितना है, 80 रुपए है, यानी हम परसेंटेज के बेसिस पर देखेंगे तो यानी 80% और इससे भी कम, ठीक है, या हाँ इससे ज़्यादा होगा बेस, यानी इसकी मुकाबले 80 गुना महंगी है हमसे, ये 80 गुना ही महंगा है ना हमसे डॉलर।
तो ये, तो हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं किसके साथ, प्रमुख व्यापारिक साझेदार देशों के साथ, औसत मूल्य निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं, क्या सिर्फ एक देश के साथ निकालते हैं, नहीं। जैसे कैसे निकाला जाता है उसको देखते हैं, पहले उदाहरण देखते हैं। अगर भारत का व्यापार 40% व्यापार अमेरिका के साथ है, 20% यूरोप के साथ है, 15% चीन के साथ है, तो इसी एवरेज के साथ हम क्या निकालेंगे, अपने रुपए का मूल्य निकालेंगे कि युआन से कितना है, आपका यूरो से कितना है, चाइना की रेमिनबी से कितना है, ठीक है, उससे हम एवरेज निकालेंगे। प्रमुख व्यापारिक देशों की मुद्रा ली जाती है, सबकी एक एक यूनिट मुद्रा ले ली, यानी $1 ले लिया, एक यूरो ले लिया, एक रेमिनबी ले ली, और ₹1 का नोट ले लिया या ₹1 का सिक्का ले लिया। फिर एक इंडेक्स बनाया जाता है, फिर बेस ईयर लेते हैं हम 100। नीर अगर ऊपर है, एवरेज हमारा अच्छा है, तो रुपया मजबूत है, जो कि इस टाइम पर है नहीं, क्योंकि 80 गुना महंगा तो यही है हमसे, ठीक है। लेकिन ये सुधर सकता है, कैसे, मान लो हम चिली के साथ अपना क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, ठीक है, कितना, 15%। अगर हम करते तो, अगर हम 50% चिली के साथ करते तो चिली की करेंसी तो हमसे 300 गुना सस्ती है ना, तो 300 गुना यहाँ पे किससे माइनस हो जाती, अमेरिका से जो 80 गुना जो सस्ती ना हमारी करेंसी, वो 80 गुना 300 में से माइनस हो जाती है, यानी एवरेज। लेकिन जो सीसेट पढ़ रहे हैं वो इस चीज़ को आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। और बाकी नहीं समझ पा रहे हो ना, सिंपल समझ लो कि 4 या 5 करेंसी साथ में रख ली, अब इनसे हम एवरेज मिला रहे हैं पूरा, ठीक है। जैसे सिंपल सा हिसाब लगा के मान लो 40%, 50% मान के चलो इसको, 50% व्यापार किसके साथ, अमेरिका के साथ, ये हमसे 80 गुना महंगी है, ठीक है। और ये क्या है, यूरोप और चाइना, ये इनसे कितनी सस्ती है, ये कितने महंगे हमसे, ये मान लो हमसे एवरेज 16 है, तो दोनों का एवरेज कितना मिला के चलेंगे, 70 मान के चलेंगे, ठीक है। तो 70% क्या है, एवरेज हमसे महंगी है ये। तो क्या है, नीर ऊपर है, ये तो हमसे सस्ता हो गया, तो नीर ऊपर है, नीर ज़्यादा है तो रुपया मजबूत होगा, नीर कम है तो रुपया कमज़ोर होगा, इसमें महंगाई शामिल नहीं होती। और अगर हम इसको, नीर को इसमें महंगाई शामिल कर लेते हैं, तो इसी को बोलते हैं हम रीर, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। तो ये कुछ नहीं है, बस इसमें हमने क्या कर लिया, मुद्रास्फीति समायोजित कर ली। और याद रखना, मैं दोबारा बोल दूंगा, अगर रीर और नीर समझ में ना आया हो ना, तो कमेंट कर देना, मैं दोबारा से अच्छे से समझा दूंगा, भले मुझको 10 मिनट एक्स्ट्रा लगे। वैसे समझाने कुछ है नहीं इसमें, जो मैंने बताया वही चीज़ है, लेकिन मैं और समझा दूंगा अच्छी तरीके से। तो पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई शर्म वाली बात नहीं है, कुछ भी नहीं, कमेंट कर देना सिर्फ सर समझ में नहीं आया। अब मसाला बॉन्ड क्या होता है, मसाला बॉन्ड वे बॉन्ड है जिन्हें भारतीय संस्थाएं विदेशी बाजार में जारी करती हैं। जैसे मैंने बोला था GDR ADR, वो था शेयर। और अगर हम बॉन्ड जारी करते हैं, कोई कंपनी बॉन्ड जारी करती है विदेश में, तो उसको बोलते हैं मसाला बॉन्ड, यानी हम विदेश से पैसा लेना चाहते हैं उधार, ठीक है। कैसे काम करता है, जैसे मैंने आपको बता दिया, समझा चुका हूँ, एज इट इज वही तरीके से काम करता है। नाम क्यों मसाला है, जिस मसाले को देख के यूरोपीय लोग आए थे ना यहाँ पे, इसीलिए इसका ऐतिहासिक नाम रखा गया, और हमारी पहचान है सांस्कृतिक मसाले। मसाले में दुनिया में सबसे आगे ना इंडिया, इसलिए मसाला नाम रखा है इसका। जोखिम किस पर है, विनिमय दर का जोखिम हमेशा रहता है। जैसे मैंने उधार लिया था कितना, $10, और उस टाइम पे मैंने अपने घर पे लाके उसको इन्वेस्ट किया, तो उस टाइम पे कितना, ₹70 कीमत थी एक की, यानी $700 मैंने अपनी कंपनी में लगा दिए। अब हुआ क्या, जब मैं आज वो $10 वापस करने गया, तो सबसे पहले मैंने जब उसको ₹700 दिए, किसको, RBI को या सेबी को, किसी को भी, तो मैंने बोला इसके डॉलर दे दो, तो उसने कम दिए। क्यों, क्योंकि डॉलर की कीमत अब $90 हो चुकी है, यानी मुझको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ये तो देना ही पड़ेगा विनिमय दर, एक्सचेंज रेट पर जो मुझको घाटा हुआ ये, और मुझको ब्याज भी देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, जोखिम होता है हमेशा, विनिमय दर का जोखिम। और क्या इसका उलट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यानी अगर कीमत पहले डॉलर की $75 थी और अब 70 हो गया, तो हमारे लिए जो फायदा है हमारे देश की कंपनी के लिए, लेकिन विदेशियों के लिए घाटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है मसाला बॉन्ड, ठीक है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन उससे पहले लिख के जाएंगे हम आई विल क्लियर। और पता है ये चीज़ मैं क्यों लिखवाता हूँ, मुझे एक कारण और मिल गया। एक किताब है, उसका नाम है पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड।
जोसेफ मस्पी की किताब है, दुनिया की बेस्ट सेलर बुक है। उसको मैं इस टाइम पे मैंने पढ़ा हुआ है, अभी पढ़ा था मैंने उसको, ठीक है, अच्छे से। उसमें भी यही चीज़ एज इट इज़ जो मैं अभी फॉलो करते आ रहा हूँ ना इतने महीनों से, वही चीज़ सेम लिखी थी। मैं आपको तो बुक को तो बता नहीं सकता, लेकिन मैं जो चीज़ बोली ना कि जितना पॉजिटिव रहोगे ना, यूनिवर्स पूरी ताकत लगा देती है आपका वो काम करने में, जो काम आप बार बार बोलते हो कि हाँ ये मैं कर लूँगा, ये मैं कर लूँगा। तो आज लिखो, आई विल क्लियर यूपीएससी प्रीलिम्स 2026। जितनी बार बोलोगे ना, उतनी ज़्यादा चांसेस आपके बढ़ते जाएंगे शेयर मार्केट की तरह। बिल्कुल इसी तरीके से। और नेक्स्ट क्लासेस में अब कीवर्ड की क्लासेस होंगी मुख्यतः आपकी, और अगर क्लासेस एक स्पेसिफिक क्लासेस होगी ना, तो वो होगी आपकी किसकी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी वित्तीय संस्थान होगी, ठीक है। बाकी कीवर्ड क्लासेस अब बची हुई है। अब यहाँ पे इकोनॉमी खत्म हो जाती है आपकी। अब बचा है वो क्या बचा है, कीवर्ड क्लासेस बची हुई हैं आपकी, बस वो मैं आपकी समय टाइम टू टाइम करवाता जाऊँगा। और आपका जल्द ही 4 से 5 दिन के अंदर मैं आपकी आर्थिक सर्वेक्षण और बजट की क्लासेस ले लूँगा। एक सिंगल क्लास में मैं दोनों चीज़ों को खत्म करवा दूंगा, ठीक है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।